तो गाइस, आज से लगभग 10 साल पहले पृथ्वी पर कुछ अजीब से डिमेंशंस खुलने लगे जिन्हें हम डंजन्स या गेट्स कहते हैं। इन गेट्स के दूसरी तरफ से बहुत सारे मैजिक डिमंस पृथ्वी पर कदम रखने लगे। ये इतने ज्यादा ताकतवर थे कि आधुनिक हथियारों का उन पर कोई असर नहीं होता था। इन्हें हराने के लिए कुछ इंसानों में मैजिकल पावर्स आनी शुरू हुई जिन्हें हंटर्स कहा जाता है। शरीर में मैजिकल पावर के हिसाब से इन हंटर्स को अलग अलग रैंक दिए जाते हैं। एस रैंक के हंटर्स सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और ई रैंक हंटर्स सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। अब उसके बाद हम 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां एक नेवी सैलर अपने कैप्टन से कहता है, सर हमें भी इस फाइट में शामिल होना चाहिए। कैप्टन जवाब देता है, नहीं, इन सब का कोई फायदा नहीं है। हमारे वेपन्स उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते। डिमन हंटर्स पर ही भरोसा रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसी आइलैंड पर कुछ लो रैंक के हंटर्स बहुत बड़ी चींटियों के साथ लड़ रहे होते हैं, पर उनकी अटैक्स का उन चींटियों पर कोई असर नहीं होता। ये हंटर्स बुरी तरह से हारने लगते हैं। तभी एस रैंक के हंटर्स उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उनके पास हीलिंग, लाइटनिंग और हल्क जैसी पावर होती है जिसकी मदद से ये लोग उन लाल चींटियों को आसानी से हरा देते हैं। लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ी ओए शेप वाली सफेद रंग की चींटी आ जाती है जो रेड से भी ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ वो और हंस्योक उस सफेद चींटी से लड़ने लगते हैं। यहाँ वो अपनी हल्क जैसी पावर का यूज करके उस चींटी के दांत तोड़ देता है और उसी से उसे मार देता है। लेकिन तब और भी बहुत सारी की जैसी चींटियां आ जाती हैं। आइलैंड के दूसरी तरफ चोई नाम का एक ऐसे रैंक हंटर बाकियों के साथ मिलकर उन चींटियों से लड़ने लगते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नया गेट खुल जाता है और अंदर रेड मारने के लिए बहुत सारे लो रैंक के हंटर्स इकट्ठा होने लगते हैं। किम और पार्क भी उन्हीं हंटर्स में से एक हैं। तब हमारे एनीमे के कैरेक्टर सुनजिन की एंट्री होती है। सब लोग उसका स्वागत करने लगते हैं। अरे क्या हाल है, पेट भर का खाना तो खाया ना तुमने, कोई कहता है। पार्क पूछता है, क्या ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है? सब लोग इसका ऐसे स्वागत क्यों कर रहे हैं? किसी ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो दोस्त, ये पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर डिमन हंटर है। सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए भी ये अस्पताल पहुंच जाता है। वैसे हमें धीरे बात करनी चाहिए वरना वह सुन लेगा, कोई कहता है। सुनजिन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वह भी मानता है कि वह सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। तभी उसकी मुलाकात जूही से होती है जो आते ही उसे डांटने लगती है। तेरे चेहरे पर यह चोट कैसे लगी? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है। सुनजिन बताता है कि पिछली मिशन में उसे एक ई रैंक का गेट मिला था और वह अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कमजोर था, इसलिए मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए उसे यह चोट लगी। सब लोग इतने मतलबी हैं, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की, जूही कहती है। सुनजिन मान लेता है, अरे जाने दे यार, ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस गेट के अंदर जाने लगते हैं। किम सुनजिन से कहता है, हमारे पीछे रहना और इस बार बहक मत होना। दूसरी तरफ ओरियन हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने सेक्रेटरी को मीटिंग में हुई बातों के बारे में बताता है। यहाँ डंजन्स में डिमंस और हंटर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। सुनजिन आखिरकार एक गॉब्लिन को मारकर एक क्रिस्टल हासिल कर लेता है, लेकिन तभी अचानक एक और गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है। जैसे ही सुनजिन उस पर काउंटर करता है, अचानक उसकी ब्लेड टूट जाती है और गॉब्लिन उसकी पेट में तलवार घोंप देता है। इससे सुनजिन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जूही जल्दी से उसके पास जाकर उसे हील करने लगती है और कुछ समय बाद हंटर्स आखिरकार डिमंस के बॉस को भी हरा देते हैं। सुनजिन को इस मिशन में भी बहुत चोटें आती हैं, जिसे देखकर जूही उसकी फिक्र होने लगती है और वह बहुत नाराज होती है। एक टी रैंक डंजन होने की वजह से हंटर्स को ज्यादा लूट नहीं मिलती और सुनजिन के पास जो क्रिस्टल था वह भी ज्यादा कीमती नहीं निकला। सब लोग आज के मिशन से बहुत निराश थे, लेकिन तभी एक हंटर को एक दूसरा डंजन दिखाई देता है। किसी ने कहा कि उन्होंने आज तक एक ही गेट में 2 डंजन्स कभी नहीं देखे थे और नॉर्मली जब ऐसा कुछ दिखाई देता है तो हंटर्स एसोसिएशन के ओनर का वेट करते हैं उनकी परमिशन लेने के लिए। लेकिन किम और पार्क जिज्ञासु हो उठते हैं। अगर हम एसोसिएशन को इसके बारे में बता देंगे तो सारा खजाना एस रैंक हंटर्स को मिल जाएगा, हमें जाकर वह सारा खजाना लूट लेना चाहिए, वे बोलते हैं। पर ऐसा करना रिस्की था, इसलिए सारे हंटर्स आपस में वोट करते हैं कि कौन इस डंजन में जाना चाहता है और कौन नहीं। 6-6 के वोट से यह टाई हो जाता है और अब सिर्फ सुनजिन को वोट करना होता है। सुनजिन अपने मन में सोचता है, मेरे लिए तो एक ई रैंक का डंजन भी कितना खतरनाक है, पर पापा के गायब होने के बाद मैं मेरी फैमिली की आखिरी उम्मीद हूँ। मम्मी के इलाज के लिए और बहन को स्कूल भेजने के लिए मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। गिल्ड मास्टर चॉइफ उन सभी एग्जामिनर से कहता है, इंसान की एज या जेंडर मायने नहीं रखती, मायने यह रखता है कि क्या वह अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है। यहाँ शहर में 2 चोर एक महिला का पर्स चीरकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक लड़की उनका पीछा करके पर्स छीन लेती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर चाइन है, एक एस रैंक की हंटर। इस डंजन में ये सारे हंटर्स लगातार 40 मिनट से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। जूही कहती है, माफ करना, मेरे वोट की वजह से तुम भी इस मुसीबत में फंस गए। कोई पूछता है, क्या तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी जब तुम बचपन में घायल हुए थे? क्या तुम पागल हो जूहे? जूही जवाब देती है कि अगर वह डिमन थोड़ा और हमला कर देता तो तुम मर जाते। क्या तुम्हें अंदाज है कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते? सुनजिन जवाब देता है, हाँ मुझे पता है, सिर्फ सॉरी बोलकर काम नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे एक ट्रीट देनी होगी, तुम्हें मुझे स्प्रिंग डॉल और मोमोज खरीद कर देनी होगी, समझे? और यहाँ हम हंटर सिलेक्शन सेंटर में देखते हैं जहाँ एसोसिएशन के चेयरमैन जिसका नाम गोगुन है सभी हंटर्स से कहता है, अब सभी लोगों का हंटर
एसोसिएशन में स्वागत है। वह बताता है कि 10 साल पहले हमारी दुनिया में डंजन्स खुलने शुरू हुए थे, पर आज भी हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हंटर बनना यानी अपनी जान जोखिम में डालना। एक हंटर को अनुशासित और ईमानदार रहना चाहिए, लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर डंजन में इन हंटर्स को आखिरकार एक दरवाजा नजर आता है। ये लोग लालच में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं। लेकिन अंदर उन्हें बहुत सारे गार्ड्स और एंजल्स के स्टैचू दिखाई देते हैं। सुनजिन के सामने जो स्टैचू है वह बाकियों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस कमरे में एक भी डेमन नहीं मिला। लेकिन तभी जमीन पर उन्हें कुछ मैजिकल सर्कल्स दिखाई देते हैं और एक स्टैचू पर एक अजीब सी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा होता है। कोई पढ़कर कहता है, यहाँ काटेनोन टेम्पल के कुछ कमांडमेंट्स लिखे हैं। पहला, भगवान की इज्जत करो। दूसरा, भगवान की दिल से पूजा करो। और तीसरा, भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। अगर ऐसा करने में तुम नाकाम रहे तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। ये सुनकर जूही घबरा जाती है। वह कहती है, जिन्वू, मैंने इस बड़े स्टैच्यू की आंखों को हिलते हुए देखा, वो हम पर नजर रख रहा है। और तभी अचानक वह बड़ा दरवाजा बंद हो जाता है। कोई कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये बहुत खतरनाक जगह है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम चाहो तो लूट लो, मुझे अपनी जान प्यारी है। लेकिन जैसे ही वह हंटर दरवाजे को छूता है, सामने खड़ा हुआ स्टैच्यू अचानक हिलने लगता है और अपने हथियार से उस बंदे का सिर उखाड़ देता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और जिन्वू और जूही वहीं पर जम जाते हैं। वह हंटर शायद डी रैंक का था। जैसे ही जिन्वू उस बड़े स्टैच्यू को देखता है, उसकी आंखें अचानक हिलने लगती हैं। सुनजिन अब तक कई बार मरते मरते बचा था। ई रैंक गॉब्लिन से मार खाकर कई दिनों तक अस्पताल में पड़ा रहा था। अपने ग्रुप से अलग होकर एक अजनबी जगह पर फंस गया था और एक बार तो भूख और प्यास से मरते मरते बचा था। चाहे डंजन कितना भी लो रैंक का क्यों ना हो, जिन्वू हमेशा अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहता था। बहुत सारे हंटर्स जो उन क्रिस्टल्स को बेचकर पैसे कमाते थे, उनका इस्तेमाल नए हथियार खरीदने में करते थे ताकि और पावरफुल डिमंस को मारकर ज्यादा क्रिस्टल्स जुटा सकें। लेकिन सुनजिन बहुत गरीब था और एक पुरानी ब्लेड ही अफोर्ड कर सकता था। अगर वह भी टूट जाती तो उसे खाली हाथ ही लड़ना पड़ता। इसी डर ने जिन्वू की ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इतना तेज बना दिया था कि उसे एहसास हो गया था कुछ गड़बड़ होने वाली है। वह सबको नीचे झुकने के लिए कहता है और तभी उस बड़े स्टैच्यू की आंखों से बहुत खतरनाक लेजर बीम निकलती है जो किसी को भी पत्थर में बदल सकती है। वह स्टैच्यू चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। जिन्वू कहता है, कोई अपनी जगह से हिलेगा मत, वरना यह स्टैच्यू फिर हमला कर देगा। यह सुनकर सब लोग शांति से बैठ जाते हैं। जूही बुरी तरह डर जाती है और नीचे लेटकर अपना सिर पकड़ लेती है। सॉन्ग जूही से कहता है, अगर यह अभी झुकने को नहीं कहता तो हम सब मर चुके होते। फिर एक सीन में कोई पूछता है, तुम्हारा भाई हंटर है ना? जूही जवाब देती है, दरअसल मेरा भाई ई रैंक का हंटर है। हर बार चोट खाकर आता है, उसकी पूरी बॉडी पर हमेशा पट्टियां लगी होती हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वह कहता है। जूही मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मैं उससे बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ। फिर हम वापस डंजन में आते हैं जहाँ एक हंटर गुस्से में कहता है, बहुत हो गया, अब मैं और नहीं रुक सकता। मुझे कल ही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं इस जगह पर फंसकर नहीं रह सकता। मुझे पूरा यकीन है मैं बिजली की स्पीड से भागकर इस दरवाजे से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वह भागना शुरू करता है, उस स्टैच्यू की आंखों से लेजर निकलती है जो उसे जलाकर राख बना देती है। उसके सिर्फ पैर रह जाते हैं, पूरा शरीर वाष्प बनकर उड़ जाता है। ये देखकर जिन्वू घबरा जाता है। उसे लगता है जैसे वह स्टैच्यू कभी भी उन्हें चींटी की तरह मसल सकता है। लेकिन ये ऐसा कर क्यों नहीं रहा? बाकी मॉन्स्टर्स से ये बहुत अलग है। इसके पास हमें मारने की ताकत है, पर ये ऐसा नहीं कर रहा। जिन्वू सोचता है, एक मिनट, सॉन्ग अंकल, पहला कमांडमेंट था भगवान की इज्जत करो। शायद इस डंजन के कुछ रूल्स हैं। अगर मैं सही हूं तो। जिन्वू अचानक खड़ा होता है और स्टैच्यू की ओर मुड़ता है। ऐसा करते ही स्टैच्यू हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिन्वू जल्दी से सिर झुका लेता है। तब वह स्टैच्यू रुक जाता है। जिन्वू कहता है, सभी लोग स्टैच्यू की ओर देखकर झुक जाओ। हमें वही करना होगा जो उस कमांडमेंट में लिखा है, भगवान की इज्जत करो। सब लोग जिन्वू की बात मानते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं। ऐसा करते ही वह स्टैच्यू अचानक शैतान की तरह हंसने लगता है। ये देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन स्टैच्यू हंसने के अलावा कुछ नहीं करता। सबको लगता है कि अब शायद वे घर जा सकते हैं, लेकिन तभी वह स्टैच्यू अपने थ्रोन से उठकर खड़ा हो जाता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। कोई कहता है, जिन्वू कहता है, हमें कांटे नोन टेम्पल के दूसरे कमांडमेंट को पूरा करना होगा, भगवान की दिल से पूजा करो। यह सुनकर एक हंटर आगे आता है और कहता है, शायद मैं जानता हूँ कि इसकी पूजा कैसे करनी है। मैंने बहुत से ऐसे प्राचीन देवताओं के बारे में पढ़ा है, कृपया मुझे करने दो। वह कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन तभी स्टैच्यू उसके सामने आकर रुकता है और अपने पैर से उसे कुचल देता है। ये देखकर सभी हंटर्स घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पार्क अपने मन में सोचता है, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। घर पर मेरी प्रेग्नेंट बीवी और मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं नहीं मर सकता। पार्क एक स्टैच्यू के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, पर तब वह स्टैच्यू उसे 2 हिस्सों में काट देता है। यहाँ भागते हुए सुनजिन अपने मन में सोचता है, भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। पर इसकी पूजा कैसे की जाए? ये तो एक शैतान है। स्टैच्यू के पास खड़े होते ही सारे स्टैच्यू इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं, लेकिन जब सुनजिन और जूही एक स्टैच्यू के सामने जाते हैं तो कोई भी म्यूजिक नहीं बजता। सुनजिन समझ जाता है कि एक स्टैच्यू के पास सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है, 2 नहीं। पर जूही को उस स्टैच्यू के नीचे छोड़कर सुनजिन एक दूसरे स्टैच्यू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इविल गॉड उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वह पैर से कुचलने वाला होता है, सुनजिन छलांग लगाकर स्टैच्यू के पास पहुंचता है, पर एक
गलत स्टैच्यू के नीचे खड़ा हो गया था और स्टैच्यू शील्ड से उस पर हमला कर देता है, पर किसी तरह सुनजिन इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ऐसा करते ही इविल गॉड वापस अपने थ्रोने पर बैठ जाता है। जूही भागते हुए सुनजिन के पास आती है और देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है। जूही अपनी पूरी ताकत लगाकर सुनजिन के पैर को ठीक करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों और नाखूनों से खून आने लगता है, पर सुनजिन का पैर हिल नहीं पाता। सारे लोग सॉन्ग पर इल्जाम डालने लगते हैं, ये कहकर कि सॉन्ग इस मिशन का लीडर था और यहाँ आने का आखिरी फैसला उसी का था। सॉन्ग मान लेता है, तुम सब सही कह रहे हो, ये मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तभी अचानक इविल गॉड अपना हाथ बढ़ाकर हॉल के सेंटर में एक अल्टर खड़ा कर देता है। बहुत सी किताबों में ऐसा कहा गया है कि अल्टर को बलिदान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काटिलोन टेम्पल का तीसरा कमांडमेंट है, भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। ये सुनते ही किम अपनी तलवार सॉन्ग की गली पर रखकर कहता है, तो इसका मतलब है कि हम में से किसी को अपना बलिदान देना होगा। हाँ, क्या सही कहा ना सुनजिन? लगता है जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है, लीडर। और ऐसा होते ही डंजन के अंदर रहने वाले सारे मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ जा सकते हैं। इसी वजह से डंजन मिशंस में हंटर्स का काम होता है कि डंजन के बॉस को हराकर गेट्स को हमेशा के लिए बंद कर देना, जिसका मतलब है कि अगर वे इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो यह इविल गॉड उनकी दुनिया में कदम रख देगा। सुनजिन किम और जूही को भी सर्कल में आने के लिए कहता है ताकि वे ये मिशन जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। सभी के अंदर आते ही आउटर सर्कल में बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स जलने लगती हैं और दरवाजा खुल जाता है। सबको लगता है कि शायद अब वे घर जा सकते हैं, पर तभी सभी स्टैच्यू हिलने लगते हैं और हंटर्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही सुनजिन उन गार्ड्स को देखता है तो वे रुक जाते हैं। यह एक बच्चों की गेम की तरह है, उन गार्ड्स को देखने पर वे वहीं रुक जाते हैं, हमें बस उन्हें घूरना है। किसी हंटर को बहुत ज्यादा डर आता है, वह सर्कल से बाहर निकलकर दरवाजे से बाहर भाग जाता है और जैसे ही वह बाहर जाता है वह आग बुझ जाती है और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। मुझे यह और नहीं होगा, मुझे माफ कर दो दादा, कहकर किम भी यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सारे स्टैच्यू आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी लाचारी देखकर सुनजिन भी रोना शुरू कर देता है। सॉन्ग जूही और सुनजिन से कहता है, मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम लोग भागो यहाँ से। जब तक एक भी इंसान यहाँ पर रहेगा ये दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होगा। जूही, सुनजिन को लेकर जाओ यहाँ से। कई बार दोहराई गई पंक्तियां, जूही सुनजिन को लेकर, दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं होगा। जिन इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जिस हंटर ने उसे पकड़ा हुआ था वो भी दौड़ के वहां से बाहर चला जाता है। सभी लोग यही रुके रहो, ये ब्लू वाली फ्लेम्स टाइम के साथ बुझ रही हैं, शायद वो गॉड हमारा टेस्ट ले रहा है। अगर सभी फ्लेम्स के बुझने तक हम यहाँ रुक गए तो शायद हम सब यहाँ से जा सकें। लेकिन किन, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लेम्स के बुझते ही वो स्टैच्यू हमें मार दे। मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसे हंटर हमारे लिए इतने यूजफुल होंगे, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसके बाद वो भी वहां से भाग जाता है। अब वहां सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। सॉन्गजिन और जूही को यहाँ से जाने को कहता है, तब तक वो इन्हें देखता रहेगा, लेकिन इतना माना यूज करने की वजह से जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो जिन सॉन्ग से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं। मेरा पैर तो वैसे ही कट चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जूही उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब वो उससे अपना क्रिस्टल देता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिनर पर तो नहीं ले जा पाया, पर इससे खुद के लिए कुछ खरीद लेना। जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे पैसे वापस कर देना। तभी सॉन्ग उसके गर्दन पर हमला करके जूही को बेहोश कर देता है और उसके साथ दरवाजे के बाहर चला जाता है। शुक्र है सिर्फ मैं ही मरने वाला हूँ, मुझे और इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए था, इससे मेरी फैमिली की और मदद हो जाती। वो एक तलवार उठा लेता है, तुम में से कोई ना कोई मेरे साथ तो जरूर आएगा। लेकिन भला वो इतने बड़े स्टैच्यूज के सामने क्या कर सकता था? वो स्टैच्यूज उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिससे उसका एक हाथ भी कट जाता है। वो स्टैच्यूज उस पर हमला करते रहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, मैं कमजोर हूँ पर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी एक स्टैच्यू उसकी छाती में हमला करके उसे अपने वेपन पर टांग देता है और उसे एक सैक्रिफाइस की तरह ऑल्टर के सेंटर में फेंक देता है। प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। एक स्टैच्यू उसे मारने ही वाला था, तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है। मेरा नाम है वो जिंचल और मैं हंटर एसोसिएशन की सर्विलेंस टीम का एक मैनेजर हूँ। सर्विलेंस टीम को मुझसे क्या काम है? तुम 3 दिन से अस्पताल के अंदर बेहोश पड़े थे। ये सुनकर जूही और जिनवू हैरान हो जाते हैं। जूही और सॉन्ग अंकल कैसे हैं? वो सही सलामत तो है ना? हाँ, वो दोनों ठीक हैं, लेकिन अपना लेफ्ट हाथ खोने की वजह से सॉन्ग अब एक हंटर नहीं बन सकता। अगर हमें वहां पर एक भी डेड बॉडी नहीं मिलती तो पूरा शक तुम्हारे ग्रुप पर आता। संग जिनवू, ये बस हमारा एक अनुमान है, लेकिन क्या तुमने वहां पर सेकंड अवेकनिंग को महसूस किया था? ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कुछ हंटर्स सेकंड अवेकनिंग को महसूस कर पाते हैं और ऐसा होते ही उनकी पावर्स सीधा एस रैंक तक पहुंच जाती है। पर जिनवू की पावर्स तो ई रैंक के हंटर से भी ज्यादा कमजोर हैं, लगभग एक साधारण इंसान की तरह। ये सुनकर सुनजिन अपने मन में कहता है, क्या बदकिस्मती है, मुझे तो लगा था कि मैं एक एस रैंक हंटर बन जाऊंगा। पर उसे एक बात समझ नहीं आती और लोगों ने उससे इस स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा। लगता है सिर्फ वही इसे देख सकता है। सुनजिन स्क्रीन को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी जिन्हा वहां आ जाती है जिनवू से मिलने के लिए और आते ही उसे डांटने लगती है, देखो फिर से घायल हो गए ना, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। फिर जिन्हा बाएं कहकर वहां से चली जाती है। जिनवू गेम के सभी नोटिफिकेशन को पढ़ने लगता है और देखता है कि यह सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट में उसकी मदद करता है, लेकिन सिस्टम की बात ना मानने पर भारी पेनाल्टी का सामना भी करना पड़ेगा। एक नोटिफिकेशन में यह भी लिखा होता है, आपके रिवॉर्ड्स डिलीवर हो चुके हैं। लेकिन सुनजिन को समझ में नहीं आता कि यह सब चल क्या रहा है। वह डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद जिनवू को अलग अलग टास्क नजर आते हैं। एक 100 पुशअप्स,
100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग। गेम का एक रूल यह भी था कि अगर उसने तय समय में यह टास्क पूरे नहीं किए तो उसे भारी पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर जिन्वू मन में कहता है, पेनाल्टी? ये क्या बकवास है, मेरे जैसे एक हॉस्पिटल में एडमिट इंसान के पास इतना सारा स्टेमिना कहां से आएगा, मैं ये सब कैसे करूंगा भाई, नहीं कर रहा मैं ये सब। इधर जिनचुल चेयरमैन को फोन पर कहता है, सर वो हमारी गलतफहमी थी, जिन्वू की अवेकनिंग नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सवाल हैं जिनका हमें जवाब ढूंढना होगा। ये एक स्पेशल केस है, इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका डेटा बैंक के पास भेज दीजिए। अब हम हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां चोई चा से कहता है, मैं चाहता हूं कि आप आने वाली बी रैंक हंटर्स की रेड में इंस्ट्रक्टर बनकर जाए। इंस्ट्रक्टर? लेकिन मैं ही क्यों सर? ये रेड नए ज्वाइन हुए हंटर्स के लिए एक टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। आपको बस नॉर्मली लड़ना है जैसे आप हमेशा करती हैं। क्योंकि आप इतनी टैलेंटेड हैं, हम इंडिविजुअली अपनी स्किल्स नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हम मिलकर अपनी टीम की ताकत बढ़ाएंगे ताकि बुरे वक्त में सब तैयार रहें। इसी बीच रोड के बीचों बीच एक नया डंजन खुल जाता है। अब हॉस्पिटल में जिन्वू को देखते हैं जो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है, डेली क्वेस्ट का समय खत्म हो चुका है, अब बारी है पेनाल्टी की। अचानक से जिन्वू का कमरा हिलने लगता है, मानो जमीन फट रही हो। बेचारा जिन्वू इस पेनाल्टी क्वेस्ट में इतना ज्यादा भाग चुका था जितना उसने पूरी जिंदगी में नहीं भागा था। जैसे ही सेंटीपीड उसके बहुत ज्यादा करीब आता है, उसे खाने के लिए झपटता है। फिर जिन्वू वहां से निकल जाता है और हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। इस बीच जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आती है, कुछ दिन पहले ही शहर में एक डी रैंक का डंजन खुला है जिसके लिए हमें आप जैसे हीलर की जरूरत है, क्या आप मदद कर सकती हैं? जूही जवाब देती है, माफ करना लेकिन अब मुझसे ये सब और नहीं होगा। जिन्वू से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे जिन्वू ट्रेनिंग करते हुए नजर आता है। जिन्वू पूरा फोकस करता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। इसका तीसरा रिवॉर्ड है एक रैंडम लूट बॉक्स। अभी तक इसे सिर्फ पेन और बैंडेज मिलते थे, लेकिन इस बार इसे एक अजीब सी चाबी मिलती है जिससे वो उस डी रैंक वाले डंजन में तुरंत टेलीपोर्ट हो सकता है। ये बीमारी 10,000 लोगों में से एक को होती है और ये बीमारी लगातार मना एक्सपोजर की वजह से होती है। लाइफ सपोर्ट के अलावा इसका और कोई भी इलाज नहीं है। हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए जिन्वू एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगता है और एक दिन इसकी मैजिकल पावर्स की अवेकनिंग होती है, जिसके बाद जिन्वू एक ई रैंक का हंटर बन जाता है। जिन्वू इस न्यूज से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि हंटर बनकर वो हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकता था, लेकिन कमजोर होने की वजह से हमेशा अपने ग्रुप के लिए एक मुसीबत बन जाता था। बाकी हंटर्स इसे कहते थे, अरे यार तू कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप कोने में बैठा रह यार, और सुन अगर तू मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाया ना तो तुझे एक कॉइन भी नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? जवाब में बेचारा जिन्वू सॉरी बोलने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था। इन कड़वी यादों को अपने साथ लेकर जिन्वू ने तय कर लिया था कि अब वो ताकतवर बनकर ही रहेगा। हॉबेजोंग स्टेशन के सामने खड़ा होकर सुन जिन्वू अपने मन में कहता है, मैंने सभी जरूरत की चीजें ले ली हैं और अब मैं डंजन में जाने के लिए तैयार हूं। अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इस बार दुम दबाकर भाग जाऊंगा, जेम्स बॉन्ड नहीं बनने वाला। ऐसा कहकर जिन्वू टेलीपोर्टेशन की का उपयोग करता है जो उसे रिवॉर्ड के तौर पर मिली थी और डंजन का गेट खोल देता है। अंदर जाते ही इसे एक नोटिफिकेशन मिलती है, आप इंस्टेंस डंजन में एंटर कर चुके हैं। इसके तुरंत बाद वो गेट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जिन्वू सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं, अरे मैं तो फंस गया। और तभी इसे एक और नोटिफिकेशन आती है, अब आप इस डंजन से बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाने के लिए डंजन के बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करो। लेकिन अभी जिन्वू के पास टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं है, यानी इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इसे डंजन को अकेले क्लियर करना होगा, वो भी एक ब्लेड से। कैसे करूंगा भाई ये सब? थोड़ा आगे चलकर जिन्वू का सामना 3 गॉब्लिन्स से होता है। मुझे तो एक गॉब्लिन तक नहीं मरता, पर यहाँ तो 3 है, अब क्या करूं? तीनों गॉब्लिन्स एक साथ जिन्वू पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात थी कि इस बार जिन्वू उनके हमलों को रोक पा रहा था। एक गॉब्लिन कूदकर जिन्वू पर हमला करता है, जिसके जवाब में जिन्वू काउंटर अटैक करके उसे मार डालता है। ऐसा करते ही जिन्वू को कॉन्फिडेंट महसूस होता है कि वो इतना भी बेकार नहीं है और अपनी जिंदगी में कुछ तो हासिल कर सकता है। वह बाकी 2 गॉब्लिन्स को भी मार देता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लोहे के जबड़े वाले एक वुल्फ की, जो हमला करके जिन्वू के ब्लेड को तोड़ देता है। जिन्वू के पैर कांपने लगते हैं और वह समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर उन गॉब्लिन्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो सोचता है, जब तक मैं ऐसे ही नालायक की तरह भागता रहूंगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलकर जिन्वू उस वुल्फ पर एक जोरदार मुक्का मारता है। वुल्फ दूर जाकर गिरता है और जिन्वू समझ जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट बढ़ चुकी है। 1 सेकंड वेपन इन्वेंट्री। ऐसा बोलते ही सुन जिन्वू के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है जो इन्वेंट्री की स्क्रीन होती है। अपनी इन्वेंट्री में से तलवार निकालकर वो वुल्फ के मुंह को 2 हिस्सों में काट देता है। मॉन्स्टर के मरते ही नोटिफिकेशन आता है कि जिन्वू का लेवल बढ़ चुका है और उसने स्टील फैंग लाइकन को हरा दिया है। किम अंकल ने स्वॉर्ड को $3 मिलियन में खरीदा था, लेकिन मुझे ये फ्री में मिली। मुझे इसका पूरा फायदा उठाना होगा। ये क्या, मेरी चोट ठीक हो गई? लेकिन तभी इसके सामने 2 और वुल्फ्स आ जाते हैं। तलवार होने की वजह से अब जिन्वू को कोई डर नहीं होता। जैसे ही वो दोनों वुल्फ्स इसकी तरफ बढ़ते हैं, जिन्वू तलवार से उन पर हमला करता है, लेकिन एक वुल्फ अपने जबड़े से तलवार को रोक देता है। जिन्वू उसे एक लात मारकर उसके गले को काट देता है। ये देखकर दूसरा वुल्फ डरकर वहां से भाग जाता है। देखा जाए तो उन स्टैच्यूज के सामने ये मॉन्स्टर्स तो कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या,
अब मैं लेवल 2 पर पहुंच चुका हूं। जब मैं ट्रेनिंग करता था तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मैं समझ चुका हूं, शायद असली लड़ाई में मेरे स्टैट्स हर बार बढ़ते रहते हैं। देखा जाए तो अब मैं पूरी तरह से हील भी हो चुका हूं। लेकिन क्या सिर्फ एक पॉइंट मिलने से कुछ फर्क पड़ेगा? इसमें पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस भी है, लेकिन स्ट्रेंथ को समझना सबसे आसान है। अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरे पॉइंट्स और जल्दी बढ़ेंगे। इसका मतलब मैं सच में ताकतवर बन सकता हूं। जिनवू उस मॉन्स्टर की बॉडी में से क्रिस्टल्स ढूंढने की कोशिश करता है, पर क्रिस्टल्स की जगह सिस्टम उसे कुछ आइटम्स देता है जिन्हें वो गेम स्टोर में बेचकर 20 गोल्ड कॉइंस कमा लेता है। जिनवू तलवार उठाकर कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? इस डंजन के बॉस को मारे बिना मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अब जिनवू को मौत का डर नहीं था। वह अपनी तलवार से लगातार सभी वुल्फ्स पर हमले करने लगता है और 2-3 मॉन्स्टर्स को मार देता है। सारे वुल्फ्स इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैं तुम्हारी ही तरह जिद्दी हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मुझे बुरा लगेगा अगर मैंने तुम्हें जल्दी ही मार दिया। चलो इस लड़ाई को थोड़ा सा इंटेंस बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। जिनवू जितने ज्यादा वुल्फ्स को मार रहा था, इसका लेवल उतना ही जल्दी बढ़ता जा रहा था। ताकतवर बनने के लिए जिनवू इस सिस्टम के रूल्स को फॉलो करने के लिए भी तैयार था। जिनवू सभी वुल्फ्स को मार देता है और इसने एक टाइटल अचीव कर लिया है, द वुल्फ असैसिन। लेकिन लड़ाई में इसके स्टैमिना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसकी स्टैमिना अब कभी भी टूट सकती थी। टाइटल के लिए इसकी सारी एबिलिटीज प्रतिशत तक बढ़ जाती हैं और अब इसके पास इन्वेंट्री में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है और जिनवू को उस दिन ट्रेनिंग करते हुए देखकर जूही को एहसास होता है कि डरने से कुछ नहीं होने वाला, इससे भी लोगों की मदद करनी चाहिए और जाने के लिए तैयार हो जाती है। बंदर और ब्लैक पैंथर जैसे मॉन्स्टर से लड़ने की योजना से जिनवू का लेवल अब इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जो वुल्फस इसे पहले ताकतवर लग रहे थे अब कमजोर लगने लगे। जिनवू को एहसास हो जाता है कि जिन मॉन्स्टर्स के नाम व्हाइट में लिखे होते हैं वो इससे कमजोर होते हैं, जो ऑरेंज में होते हैं वो इसी लेवल के होते हैं और जिनका नाम रेड में लिखा होता है वो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। फाइनली इसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। इससे डंजन का बॉस ब्लू वेनम फ्रैंक करसाका, किंग ऑफ द स्वैम्प, सामने आता है और इस मॉन्स्टर का नाम ऑन रेंज में लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि यह बहुत ताकतवर है। जिनवू अपने मन में कहता है, मैं इसे कैसे हराऊं? इसकी स्किन कितनी हार्ड है, मेरी स्वॉर्ड पर कोई असर नहीं हो रहा है। करसाका अपनी पूंछ का यूज करके जिनवू पर हमला करता है और इसे दूर फेंक देता है और इस पर एक बड़ी ट्रेन गिरा देता है, लेकिन जिनवू वक्त रहते वहां से निकल जाता है और मरते मरते बचता है। जिनवू उसी दिन को याद करता है जब सॉन्ग अंकल ने उसे बताया था कि कैसे सभी लोग इसे मानव जाति का सबसे कमजोर डीमन हंटर मानते हैं। जिनवू अपने मन में सोचता है, आखिर कब तक मैं दूसरों के लिए मजाक बनकर जीता रहूंगा? मैं मानता हूं कि मैं कमजोर हूं, मुझे कुछ पर शर्म आती है। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें हर स्थिति में एडवांटेज मिलता है। जिनवू कूदकर करसाका की गले को पकड़ लेता है और अपनी पूरी जान लगाकर इसके गले को दबाने लगता है। करसाका दर्द के मारे चिल्लाता है और आसपास की चीजों से टकराने लगता है, लेकिन जिनवू इसे नहीं छोड़ता और लगातार इसके गले को दबाता रहता है और फाइनली इसकी गर्दन तोड़ देता है। करसाका को हराने के बाद जिनवू का लेवल बढ़ जाता है। लगता है मैं सच में पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। बॉस को हराने के बाद नोटिफिकेशन आती है कि आपने डंजन के बॉस किंग ऑफ द स्वैम्प ब्लू वेनम फैंगर्ड करसाका को हरा दिया है। आइटम एक्वायर्ड, करसाका का वेनम फैंगर्ड, एक ऐसा वेपन जिसकी ताकत स्वॉर्ड से भी दोगुनी है और यह अपने ऑपरेटर को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा आइटम है करसाका का जहर, जिसको पीने से जिनवू की स्किन करसाका जितनी मजबूत हो जाएगी, लेकिन बदले में इसकी मसल्स हमेशा के लिए डैमेज रहेंगी। मिशन खत्म होने के बाद यह डंजन वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर कुछ हंटर्स उस गोलम बॉस से लड़ रहे होते हैं। चिल्ड वाला हंटर उसके अटैक्स को रोकने का काम करता है। हीलर्स इसे लगातार हील करते रहते हैं और काउंटर अटैक में आर्चेस गोलम पर हमला करते हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर की डिफेंस एबिलिटी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि हंटर्स के हमलों का कोई भी असर नहीं होता। दूर से जिनवू ये सब कुछ देखता है। मुझे लगता है ये टीम जल्दबाजी में बनी है, इसलिए उनका टीम वर्क काम नहीं कर रहा। 8 E रैंक और 2 D रैंक हंटर्स, 2 D रैंक और 2 B रैंक। जूही यहाँ पर क्या कर रही है? जूही उस स्टैचू वाली घटना से अभी तक उबर नहीं पाई थी, इसलिए अपनी मैजिकल पावर्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती। जिनवू देखते ही समझ जाता है कि वह गोलम करसाका से भी ज्यादा कमजोर है और गोलम के डिफेंस को तोड़ने के लिए जिनवू अपनी पूरी जान लगाकर उस स्वॉर्ड को इसके सर पर मारता है, जिससे इस मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है और बाकी हंटर्स मिलकर इसे हरा देते हैं। शील्ड पकड़े हुए हंटर अपने मन में कहता है, अब मुझसे किसी का भी अटैक इस गोलम पर काम नहीं कर रहा था, तो अचानक इसका डिफेंस कैसे टूट गया? तभी उसे वह टूटी हुई स्वॉर्ड नजर आती है जो कि जिनवू की है। पास में खड़े हुए सोल्जर से पूछता है, एक्सक्यूज मी, ये स्वॉर्ड किसने फेंकी थी? सर, वहां पर एक हंटर खड़ा था, उसने ये फेंकी थी। अरे कहां चला गया वो हंटर? इतने खतरनाक पावर, लगता है वो कोई हाई रैंक का हंटर होगा। बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जिनवू अब फाइनली डिस्चार्ज होने वाला है। डेली क्वेस्ट करने की वजह से अब उसकी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी बन चुकी है। हॉस्पिटल में चारों तरफ जिनवू के ही चर्चे होने लगते हैं। कुछ नर्सेस तो उसकी दीवानी हो चुकी हैं। जब एक नर्स जिनवू के रूम में आती है तो उसकी बॉडी देखकर शर्माने लगती है। कहना पड़ेगा, क्या बॉडी है इसकी? क्या आपको मुझसे कोई काम है? अरे हाँ, आज आप डिस्चार्ज होने वाले हो, प्लीज तैयार होने के बाद रिसेप्शन के पास आ जाना। क्या आप प्लीज मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? ये सुनकर जिनवू अपने मन में सोचता
पूछता है क्या मोबाइल नंबर, हो सकता है इसे कोई काम हो, चलो दे ही देता हूँ। यहाँ पर जिन्वू के घर में जिन्हा एक एस रैंक हंटर का इंटरव्यू देख रही है, जहाँ रिपोर्टर उससे पूछते हैं सर एक एस रैंक हंटर में से एक होने की वजह से आप तो हमेशा बिजी ही रहते होंगे, आप बता सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसी गुजरती है। जिसके जवाब में जिन्हा कहती है डेंजर मिशंस में जाने के लिए हर एक हंटर को हर दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि उसकी फाइटिंग स्किल्स फीकी न पड़े। हम अपनी हंटर स्किल्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग करके उन्हें परफेक्ट तो बना ही सकते हैं। डीमन हंटर बनने से पहले मैं एक फायर फाइटर रह चुकी हूँ और हर दिन जिम जाती थी, इसलिए रोज ट्रेनिंग करना एक तरह से मेरा रूटीन का काम है। स्कूल जाने से पहले जिन्हा जिन्वू को उठाती है, तभी वो अपने भाई को देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो ट्रेनिंग कर रहा है, और ऊपर से उसकी हाइट भी पहले से लंबी हो गई है। हाँ, शायद वो ट्रेनिंग की वजह से हुआ है, और गॉबलिन्स को तो आसानी से मार सकता हूँ, तो किराए भर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो एक जॉब को ढूंढने लगता है। अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे हाई रैंकिंग गेट में जाना होगा, लेकिन मेरा रैंक तो सिर्फ ई है, क्या मुझे दोबारा से टेस्ट देना चाहिए? लेकिन अगर मैंने टेस्ट दिया तो मेरे ऊपर बहुत सारा अटेंशन आएगा, क्योंकि सेकंड अवेकनिंग बहुत सारा रेयर होती है, और ऊपर से ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपना लेवल इंक्रीज करके अपनी ताकत बढ़ा सकता हो। जिसके बाद वो जॉब लिस्टिंग्स देखने लगता है, जहां एक जॉब को देखकर वो शॉक हो जाता है और अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता हुआ वहां पहुंच जाता है, जहां वो एक हांग नाम के हंटर से मिलता है। हांग उससे माफी मांगता है क्योंकि उसका सारा ग्रुप जिन्वू को सबसे वीकेस्ट हंटर मानता है, पर जिन कहता है कि उसे तो इन सब की आदत है। असल में ये एक सी रैंक मिशन है और हमें इस गेट को एंटर करने के लिए 8 लोगों की जरूरत थी, तो हमें तुम्हारी जरूरत सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए ही है, और क्योंकि तुम लड़ाई नहीं करने वाले हो तुम्हें लूट का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, पर पार्टिसिपेशन के लिए तुम्हें 2 मिलियन वॉन्स मिलेंगे। जिन उसकी टीम को देखता है और उससे पता चलता है कि वहां 4 सी रैंकर्स हैं और 2 डी रैंकर्स। जिन इस मिशन के लिए मान जाता है और हैंग उसे बताता है कि उसका काम सिर्फ सप्लाईज को कैरी करना होगा और उनके साथ कोई हीलर नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मिशन पर जाते हुए कोई भी हीलर तैयार नहीं होता है। ये सुन के जिन को थोड़ा डाउट होने लगता है। इसके बाद वह उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने को देता है, जिस पर लिखा है कि अगर डंजन में उसे कुछ हो जाता है तो हंटर्स की जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद हम एक और हंटर को देखते हैं जो डी रैंक है, पर उसके आर्मर्स और वेपन्स बहुत ही महंगे हैं। उन्हें देखकर जिन समझ जाता है कि ये कोई अमीर बाप की औलाद है और वो अपना नाम जिन हो बताता है। ये तुम्हारा फर्स्ट डी रैंक डंजन है ना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसके बाद सब लोग डंजन की तरफ जाने लगते हैं, पर रास्ते में हो की बातें बंद नहीं होती और उसकी सारी बातें जिनको सुननी पड़ती हैं। जब वो डंजन की गेट के पास पहुंचते हैं, वो उस गेट के साइज को देखकर हैरान हो जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें 2 रास्ते दिखते हैं, तब भी जिन को मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है और वो सभी को बता देता है कि उनकी तरफ इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, और उसके साथ ही वे मारने लगते हैं। जिन्वू भी उनके टीम वर्क को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सभी लोग काफी समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और रही बात हो की, तो ये अभी तक जिंदा सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स की वजह से ही है। सारी चीजें बड़ी ही स्मूथली जा रही हैं, पर पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है, यहाँ कोई इनसे भी ताकतवर मॉन्स्टर है। जिनको कुछ गड़बड़ लगने लगती है। हो, तुम्हारे इक्विपमेंट्स काफी महंगे हैं ना, अपना थोड़ा ध्यान रखना। इसी जगह पर हम एक बंदे को देखते हैं जो जमीन के हिलने की वजह से घबरा जाता है, पर दूसरा बंदा उससे शांत रहने को कहता है, क्योंकि ये बस उनका गिल्ड मास्टर ट्रेनिंग कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो बाइक है जिसने एक बड़े से पत्थर को अपने हल्के से पंच से पूरी तरह तोड़ दिया है। ये तो मेरे वार्म अप के लायक भी नहीं था, साफ कराओ इसे। दूसरी तरफ जिनका ग्रुप डंजन की ओर अंदर जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें काफी सारे मकड़ी के जाले दिखते हैं, और जैसे ही वो इस एरिया को पार करते हैं उन्हें सामने बहुत सारे माना क्रिस्टल्स दिखते हैं। सब लोग बात करने लगते हैं कि इसे कैसे बांटेंगे। हांग सोचता है कि वो इन पैसों का यूज करके अपनी अलग एक स्ट्राइक टीम बनाएगा और अपने भाई को दिखा देगा कि वो भी उससे कम नहीं है। दूसरी तरफ हो जिनसे उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और हांग के पास जाकर कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिनको सिर्फ मॉन्स्टर से गिरी हुई लूट नहीं मिलेगी, पर माना क्रिस्टल्स बैटल लूट नहीं है, यानी इन सभी माना क्रिस्टल्स का 8 हिस्सों में बंटवारा होगा। हांग स्माइल करता है और इस बात के लिए मान जाता है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अभी हमें इस बॉस मॉन्स्टर से भी लड़ना है, पर हमें इसे मारने से पहले सभी माना क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे मार दिया तो दरवाजा क्लोज हो जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि वो अभी सो रहा है। तब ये अपने एक साथी को डांट लगाने लगता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट गियर लाना भूल गया। तुम दोनों यहीं पर रहो, तब तक हम ट्रांसपोर्ट गियर लेकर आते हैं, और फिक्र मत करो, जब तक कोई उसे गुस्सा नहीं दिला देता उस स्पाइडर की नींद नहीं खुलेगी। उनके जाने के बाद जिन सोचने लगता है कि अगर वो इतने पुराने हंटर्स हैं तो उन्होंने किसी एक्सपीरियंस हंटर को कॉल क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ हम हांग को देखते हैं। वान जाओ और गुफा का गेट क्लोज कर दो। वान अपने एक हमले से गुफा के दरवाजे को बंद कर देता है। मुझे इसी बात का शक था, मिस्टर सॉन्ग ने पहले ही उसे वार्म किया था कि हंटर्स में कुछ घटिया लोग भी होते हैं। डंजन में एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, तो अगर डंजन में कोई क्राइम कमिट करता है तो किसी को भी पता नहीं लगता। वहां कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, तो जब तक कोई सर्वाइवर नहीं है किसी को भी कोई सबूत नहीं मिलेगा। वहीं हो पछताने लगता है और उसे लगता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं लाई होती तो शायद वो ऐसा नहीं करते। तुम गलत सोच रहे हो, वो हर वक्त हमें मारने को तैयार थे। तब वो देखते हैं कि उस डंजन का बॉस जा चुका है। जिन्वू, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लगता है शुरू से ही उनका प्लान यही था, लेकिन उस दिन के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। हो, तुम पीछे हो जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। दूसरी तरफ हांग अपनी टीम के साथ डंजन से बाहर आ जाता है। उसका एक टीम मेंबर उससे पूछता है, हाल तुम्हें ये सब नाटक करने की जरूरत ही क्या थी? वही डंजन के अंदर हो जिनसे कह रहा था तुम पागल हो गए हो। वह एक सी
किसी रैंक का बॉस है उसे सी रैंक या उसके ऊपर का हंटर ही हरा सकता है। तुम तो ई रैंक हंटर हो सही कह रहा है। बल्कि मैं रिवेकन हुआ हूँ और मेरे लेवल काफी बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं काफी कमजोर हूँ। वो गॉलम और वो स्नेक दोनों ही लेवल डी बॉस थे। उनके मुकाबले ये स्पाइडर कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर नहीं लग रहा। शायद मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ, किसी रैंक मॉन्स्टर से मुझे डर नहीं लगे, शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। असली हंटिंग अब शुरू होती है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जिसका नाम गोटू है, वो बोरिंग मीटिंग में जा जाकर परेशान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जिन लड़ते हुए पता करता है कि उस स्पाइडर की स्किन बहुत ज्यादा टफ है और उसके अटैक्स इतने खतरनाक हैं कि अगर एक बार भी वो उससे लग गए तो उसकी जान तो जानी पक्की है। वहीं हॉज इन सब चीजों को देख रहा था। ये ना मुमकिन है, एक ई रैंक हंटर ऐसे मूव नहीं कर सकता। ये आखिर कौन है? कहीं ये कोई फेक रैंकर तो नहीं? कुछ हंटर्स अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और जानबूझकर लोअर रैंक लाते हैं। ये संकी लोग होते हैं जो कमजोरों को मारकर मजे लेते हैं। ये कहीं उनमें से एक तो नहीं? वहीं लड़ते लड़ते जिन थकने लगता है और अभी तक उसने उस मॉन्स्टर पर एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं डाला था। उसे जल्दी ही इस मैच को खत्म करना होगा। वह अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटीज को यूज करना चाहता है, जिसके लिए उसे स्पाइडर के वीक पॉइंट्स पर हमला करना होगा। लेकिन जब वह उसके ऊपर हमला करने जाता है, वह स्पाइडर उसके ऊपर आसानी से हमला कर देता है। मुझे अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा। लगता है डैश स्किल को यूज करने का समय आ चुका है। वह स्किल का यूज करके बड़ी जल्दी उस स्पाइडर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उस स्पाइडर का सर भी बहुत ज्यादा मजबूत था, तो डैगर की कोई भी स्किल उसके ऊपर असर नहीं करती। लेकिन जिनवू हार नहीं मानता और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी थकावट बढ़ती रहती है और अंत में वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस स्पाइडर को उसके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है। वो स्पाइडर उसकी चटनी बनाने वाला था। तब भी उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं किया था और वो है फुल रिकवरी। स्पाइडर उसके ऊपर हमला कर देता है। उसे लगता है कि जिन तो गया, लेकिन जिन अपनी स्पीड का यूज करके स्पाइडर के ऊपर फिर से हमला कर देता है। इस बार उसका निशाना उसकी आंख थी और डैगर के इफेक्ट उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो जिन लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है ताकि इफेक्ट से बढ़ते रहें। धीरे धीरे जिन उस स्पाइडर को हराने में कामयाब होता है। इसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने डंजन के मास्टर को हरा दिया है। लेकिन जिन जानता है कि ये सब कुछ उसका लक था। अगर उसने फुल रिकवरी को पहले एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वो मर चुका होता, क्योंकि जिन ने एक डंजन बॉस को अकेले ही हरा दिया था। और उसे यकीन हो जाता है कि जिनवू एक फेक रैंकर है। जिनको स्पायर से एक जाम मिलता है, तब भी वहां हो पहुंच जाता है। बड़े भैया, अब से मैं इस सामान का सारा मैं ही उठाऊंगा और आप चाहें तो वो जाम भी इस बैग में डाल सकते हैं। क्या आप पानी पीना चाहेंगे? जिसके बाद वो अकेले ही माना क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। इससे क्या हुआ? उसी वक्त हैंक का ग्रुप वहां पर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन गो उसी हंटर के साथ स्पार कर रहे थे और उसके ऊपर भारी पड़ते हैं। आप तो सच में काफी ताकतवर हैं। पहले से काफी कमजोर हो गया हूं और तुम्हारी इंप्रूवमेंट को देखकर पता लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ट्रेन करते हो। ट्रेनिंग से भले ही एक हंटर का लेवल ना बढ़े, लेकिन स्किल्स तो इंप्रूव हो ही जाती हैं। एक हंटर को मेंटली और फिजिकली हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, खासकर डंजन्स में जहां पता नहीं होता कि कौन सा इंसान कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ डंजन में यहाँ के सारे हंटर्स कह रहे थे कि वो दोनों चिरकुट इसलिए जिंदा हैं क्योंकि ये स्पाइडर बहुत ज्यादा कमजोर होगा और उस अमीर आदमी के आर्मर ने उन्हें अभी तक जिंदा रखा है। तुम्हारा आर्मर सच में काफी कमाल का है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अमीर फैमिली से हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जिन को मारो। हम कोटा पूरा करने के लिए कमजोर हंटर्स को इसलिए शामिल करते हैं ताकि हम उन्हें मारकर पूरी लूट अपने लिए रख सकें। अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर चाहते हो तो तुम्हें उसे मारना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम दोनों को ही यहाँ मरना होगा। इस लड़के का आर्मर सच में काफी खतरनाक है। इसी मद से उस स्पाइडर को उसने मार गिराया। तभी हो जिनके सामने आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर सभी लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हांग उनसे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी इंसान की जान ली है? तभी जिनके सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है और वह क्वेस्ट उन सभी लोगों को मारने का था। वह सबसे पहले कमजोर वाले को मारना चाहते हैं तो वॉन जिनवू पर हमला कर देता है। उसकी हालत देखकर हो को उसकी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जिनमें से एक हंटर उनकी छाही के साथ ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। वह बताती है कि उस एस रैंक हंटर ने बड़ी ही जल्दी उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया और वह खुद को काफी लकी समझती है कि उसे जाके गिल ने रिक्रूट किया, क्योंकि एक हंटर के ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि उसके लोग कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं। दूसरी तरफ डंजन में जिन सोच रहा था, आखिरकार मैं कैसे भूल गया, ये दुनिया मतलबी धोखेबाजों से भरी हुई है। ये सिस्टम सीधे मुझे उन्हें मारने को कह रहा है। क्या यह मुझे किसी चीज के लिए जिंदा रखना चाहता है? अगर ऐसा ही है तो ठीक है। अगर यह सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है तो मैं भी इसे ताकतवर बनने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं तो भूल गया था, इस दुनिया में कमजोरों से हमेशा चीजें छीनी जाती हैं। अरे वाह ये लगता है वीकेस्ट हंटर को समझ गया कि दुनिया कैसे काम करती है। अगर तुम लोग मारने के लिए तैयार थे तो अगर तुम्हारे मरने की बारी आती है तो भागना मत। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा ई रैंक हंटर हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? तभी वह बिजली की तेजी से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जो देखकर सभी लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। भले ही मुझे ऐसा सिस्टम ने करने को कहा था, पर मैंने आज एक मर्डर किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा दिल रुक जाता। अगर सिर्फ ताकतवर को ही जीने का हक है तो मैं ताकतवर बनकर रहूंगा। तभी दो हंटर्स उसके ऊपर
ऊपर हमला कर देते हैं, पर वह उनसे बहुत ज्यादा तेज था। उसके डैगर के डीबफ उनके ऊपर असर करने लगते हैं और वह उन दोनों को आसानी से मार गिराता है। इसके बाद मरने की बारी आर्चर की थी। ये सब देखकर डर के मारे वान उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर वह उसके हमले से भी बचकर उसे मार डालता है। ये तो उस वक्त से भी ज्यादा ताकतवर है जब वह उस बॉस से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हांग अपने बॉस को एक्टिवेट कर लेता है और उसे यकीन है कि वह बॉस से लड़कर बहुत ज्यादा थक चुका है। मेरी रिइंफोर्समेंट से मेरी बॉडी स्टील जितनी ताकतवर हो गई है, इसका डैगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जब वह उसके ऊपर हमला करने चाहता है, जिन उसका मोच पकड़कर जमीन पर मारता है, जिसके बाद डर के मारे वह उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी नहीं बचोगे। लगता है तुम भूल गए, तुमने ही मुझसे कहा था कि जो कुछ डंजन में होता है उसका बाहर किसी को कोई पता नहीं होना चाहिए। क्या तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? लेकिन तभी जिन उसके ऊपर एक हमला करके उसकी गर्दन को काट देता है। उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद पूरा डंजन हिलने लगता है क्योंकि उन्होंने उसके बॉस को हरा दिया था। जब वह बाहर आते हैं उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। उसे मर्डर्स इंटेंट नाम की स्किल मिली है, जिससे उसके एनिमल्स इतने ज्यादा डर जाएंगे कि 1 मिनट के लिए उनकी सारी एबिलिटीज 50% कम हो जाएंगी। वो जिम का शुक्रिया अदा करता है। तब भी वहां बारिश शुरू हो जाती है। वो उससे पूछता है कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छी बात है कि मैंने अपनी बहन को सुरक्षित रखा। आगे वो को रिपोर्ट मिलती है कि एक डंजन में 6 हंटर्स मारे गए और सिर्फ 2 ही जिंदा वापस आए। वो को लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सारी चीजें तो होती ही रहती हैं। पर इसके बाद उसे पता चलता है कि जो 2 हंटर्स वापस आए हैं वे पार्टी के वीकेस्ट मेंबर थे और वे बचकर वापस नहीं आए, बल्कि उन्होंने ही बॉस को हराया है। और उनमें से एक हंटर जिन फू है। मरे हुए हंटर्स में से एक हंटर फेमस एस रैंक हंटर डोंग सू का छोटा भाई हंग डोंग सूक है। और अब वह समझ जाता है कि यह रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरी तरफ जिना जब रेड से वापस आता है, वह घर के लिए कुछ सामान भी लेकर आया था और वह अपनी बहन को बताता है कि उसने मॉम के इलाज के लिए पैसे जमा कर दिए हैं। वहीं जिन काफी हैरान थी क्योंकि इस रेट से उसे काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिले हैं, पर इस बार वह थोड़ा भी जख्मी नहीं दिख रहा था। तो उसे लगता है कि उसके साथ वाले हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। लेकिन जिन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जिन बियर पीता है, पर तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई हानिकारक चीज गई है और वह उसे तुरंत ही डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसके बाद वह खाना खाकर सोने चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी बहन आती है और उसे बताती है कि कोई जिन हो नाम का लड़का उससे मिलने आया है। वहीं इतनी सारी बियर्स को देखकर वह कहती है अगर तुम इतनी बियर पीने लगोगे तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जिन उससे कहता है कि वह फिक्र न करे और वहां से चला जाता है। आगे जिन हो से मिलने एक कैफे में आता है। मैं असल में एक स्ट्रेट टीम बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती जिन उससे सीधा मना कर देता है, मुझे अमीर लोगों से कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन वो इतनी ज्यादा मनाने लगता है कि जिन को उसकी बात सुनने के लिए मानना ही पड़ता है। असल में मैं अपना एक गिल्ड खोलना चाहता हूँ, पर उसमें पहले कंडीशन यह है कि मुझे 20 मिशन पर जाना होगा और वाला मिशन मेरा पहला ही था। रिटर्न एग्जाम्स के लिए भी मैंने काफी अच्छी तैयारी कर ली है, पर मेरी कॉम्बैट स्किल ज्यादा अच्छी नहीं है। तुम्हारे पिता का तो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, तो तुम यह क्यों कर रहे हो? असल में मेरे पिता ने नहीं कहा है गिल्ड बनाने को। जिन सोचता है कि डंजन काफी लाभदायक हो सकता है क्योंकि जो भी चीजें वहां मिलती हैं बाहर आकर महंगे दामों में बिकती हैं। आगे वो कहता है कि उसके पिता एक एस रैंक हंटर को उनके गिल्ड का लीडर बनाना चाहते हैं और उसका भाई वाइस कमांडर बनेगा। लेकिन गिल्ड में सिर्फ 7 एस रैंक हंटर हैं और मिंग्यू ने तो कभी किसी गिल्ड को ज्वाइन भी नहीं किया और अब वह रिटायर हो गया है। तो क्या तुम्हारे पिता दूसरे गिल्ड से एस रैंक हंटर को खरीदना चाहते हैं? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी सीधे गिल्ड से हो जाएगी। लेकिन तब भी वो कहता है कि वह उस गिल्ड का लीडर बनना चाहता है और इसके लिए उसे जिन की मदद चाहिए और वह चाहे तो अपनी पावर्स को छुपाकर रेड्स में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद वह उसे एक बिल्डिंग के कागज दिखाता है जहां उनका हेडक्वार्टर होगा और इसकी कीमत 30 बिलियन वॉन है। जिन की मदद के लिए यह सारी बिल्डिंग उसके नाम करना चाहता है। अगर यह ऑफर उसे पहले मिला होता तो पलक झपकते ही वह इसे एक्सेप्ट कर चुका होता। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। वह दुनिया में अकेला ही हंटर है जो अपने रैंक को बढ़ा सकता है। उसे यकीन है कि वह एस रैंक या फिर उससे भी ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में 30 बिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन अभी भी वह अपनी पावर नहीं जानता और उसके साथ काम करना रिस्की हो सकता है। तो जिन ऑफर के लिए मना कर देता है, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मानता और कहता है कि अगर उसने उसकी मदद की तो वह जिंदगी भर उसके सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। डोंगसू अभी है, पर लॉरा उसे याद दिलाती है कि उसका शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहा है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मेरे वहां जाने तक सीधे रहेंगे। इसके बाद हम अगले दिन जिन और उसकी बहन को देखते हैं जो साथ में जॉगिंग के लिए गए हैं, जहां जिन उससे पूछता है अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन वॉन होते तो तुम क्या करती? वह कहती है कि वह सबसे पहले माँ की बिल्स भरती और फिर अपनी कॉलेज की फीस। पर ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि इसके बाद क्या करना है उसे भी समझ नहीं आता। जिसके बाद जिन अपनी पूरी स्पीड में जॉगिंग करना शुरू कर देता है और देखता है कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद भी उसका रन कैलकुलेट हो रहा है और जब वह पुशअप करता है वह भी उसमें शामिल हो जाता है। जिन बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंचता है, लेकिन वह चेक करना चाहता है कि काउंटर
आखिर कब तक चलेगा। तो वह फिर से दौड़ पर निकल जाता है। उसे पता चलता है कि सारी चीजें डबल होने पर रुक जाती हैं, जिसके बाद उसका डेली टास्क एक सीक्रेट टास्क में बदल जाता है। इसके अंदर से उसे एक डंजन की मिलती है जिससे वह डेमन के कैसल के अंदर जा सकता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसे इसके अंदर एलिक्सिर ऑफ लाइफ के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। ये एक ऐसा एलिक्सिर है जो किसी भी तरह की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकता है। जिन अपनी माँ से मिलने जाता है। मुझे वह एलिक्सिर ऑफ लाइफ हर कीमत पर चाहिए। इसके बाद वह डंजन का गेट ओपन करने पहुंच जाता है। मैं जानता हूं कि यह ए रैंक डंजन है। यहाँ ऐसे मॉन्स्टर्स होंगे जैसे जेजू आइलैंड पर थे। उनसे लड़ने में तो ए रैंक हंटर्स को भी मुश्किल हो रही थी। डर के मारे मेरी हालत खराब है, लेकिन अगर कुछ भी बुरा होता है तो मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। अभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि हल्का गेट कीपर है और उसका नाम सरबरस है। मैं इस वक्त हार नहीं मान सकता। वह अपनी सारी स्किल्स को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला करने चला जाता है, लेकिन अपने बोनस इफेक्ट को एक्टिवेट करने पर भी वह ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता। लगातार हमला करने के बाद वह अपने मर्डरस इंटेंट स्किल को एक्टिवेट करता है, लेकिन सर्बरस उसकी स्किल को कैंसिल कर देता है। वह अपने डैगर की स्किल का यूज करने जाता है, पर जब वह उसके ऊपर हमला करता है उसकी सारी स्किल्स भी वह मॉन्स्टर कैंसिल कर देता है। सर्बरस उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिससे लड़ाई के दौरान उसका एक हाथ भी कट जाता है। सर्बरस उसे अपने हाथों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। जब वह उसके ऊपर दोबारा हमला करता है उसकी लगभग पूरी हेल्थ कम हो जाती है, लेकिन वह मॉन्स्टर यही नहीं रुकता। इसके बाद वह अपनी रेड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे 3 मिनट तक उसकी सारी एबिलिटीज 100% से इंक्रीज हो जाती हैं। इससे उस मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिन उसे डॉज नहीं कर पाता। तो जिन को अपनी फुल रिकवरी रिवॉर्ड का यूज करना पड़ता है, जिससे उसका स्टैमिना भी वापस आ जाता है। इसके बाद जिन फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और जैसे ही उसे लगता है कि वो तालिल कुछ कर पा रहा है, उसे पता लगता है कि उसके अटैक का कोई असर नहीं हो रहा और वह मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करके उसके एचपी को और भी ज्यादा कम कर देता है। वो मॉन्स्टर लगातार उसे मारता जाता है और जब उसकी हेल्थ सिर्फ 3% बचती है, वो धूल को उड़ाकर किसी तरह उससे छुपने में कामयाब होता है। वहीं सिस्टम पागलों की तरह उसे वार्निंग देता रहता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो स्टोन का यूज करने वाला था, सर्वरस आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे स्टोन उसके हाथ से चटक कर कहीं दूर गिर जाता है, जिसकी वजह से जिन को फिर से उस मॉन्स्टर से छुपना पड़ता है और अब उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अगर मुझे इसने एक बार और मारा तो मैं मारा जाऊंगा। तभी उसे याद आता है कि उसके सिस्टम में एक शॉप है जहां से वो जल्दी जल्दी 3 हीलिंग पोर्टियंस खरीदता है, लेकिन हर एक पोर्टियन सिर्फ 100 हेल्थ ही रिस्टोर करती है। इसके बाद वो पॉइजन निकालता है जो कि उसे सांप को मारने पर मिला था। वो उस पॉइजन को पी जाता है, तब सिस्टम उस पॉइजन को डिटेक्ट करता है और उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और उसके मसल्स भी इंटैक्ट रहते हैं। तभी सर्बरस उसके ऊपर हमला करने पहुंच जाता है और उसे फिर से बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन जिन अभी हार नहीं मानता और उसी वक्त वो देखता है कि उस मॉन्स्टर की रेस स्किल अब डीएक्टिवेट हो गई है। तो जिन ने जो भी उसके ऊपर हमले किए थे अब वो उसके ऊपर असर करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जिन लगातार उसके ऊपर हमला करने लगता है, वो उसे घायल करता जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर उस वक्त जिन मौके ही पकड़ लेता है, लेकिन सर्बरस उसे हवा में उछालकर उसे अपने दांतों के बीच में दबा देता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन इस हालत में भी जिन हार नहीं मानता और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। सर्बरस उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे नहीं छोड़ता और एक फाइनल अटैक के बाद वो मॉन्स्टर हार कर नीचे गिर जाता है। एक नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने हल के गेट कीपर को हरा दिया है। इसकी वजह से वो कई बार लेवल अप करता है और सर्बरस से फाइट के बाद उसे पता लग चुका है कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो इस हालत में उस कासल के अंदर गया तो वो 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन वो वादा करता है कि वो एक दिन यहाँ वापस जरूर आएगा। इसके बाद जिन फिर से अपनी माँ से कहता है, क्या मैं सच में माम की एटर्नल स्लीप को ठीक कर सकता हूँ? मुझे 3 में से एक भी इंग्रेडिएंट नहीं मिला, पर उसे ये तो पता है कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन अगर वो इस लेवल पर कासल के अंदर गया तो वह जिंदा कभी वापस नहीं आएगा। हम बस कोटा को पूरा करने के लिए हंटर्स को रिक्रूट करेंगे, पर ये बहुत ज्यादा रिस्की है। इसे इस तरह से सोचो, अगर सिर्फ हम दोनों 19वीं रैंक मिशंस को कंप्लीट करते हैं तो ये कितनी कमाल की बात होगी और तुम्हारे डैड इससे तो इंप्रेस हो जाएंगे। ये सुन के वो भी तैयार हो जाता है और कहता है कि वो रेड्स और बाकी मेंबर्स का इंतजाम कर लेगा। दूसरी तरफ 4 रनिंग कर रही थी, जिस दौरान से पता लग जाता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है और वो उसे सामने आने को कहती है। मैं बस आपसे बात करने का सही मौका ढूंढ रही थी। वो उसकी ट्रेनिंग इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगती है और अपना कार्ड दे देती है। इसके बाद हम हो को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ कहीं जा रहा था। 10 साल पहले जब गेट्स पहली बार आए थे, तब से ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अब दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना डंजन्स के रिसोर्सेज के फंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए हंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनके ऊपर एसोसिएशन की नजर रखती है। यहाँ तक कि गेट्स को भी वही मैनेज करते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनका नहीं होता। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो हैं गिल्ड्स। जापान के टॉप हंटर गिल्ड्स, हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड,
द फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। डंजन्स के प्रॉफिट पर इनकी मोनोपोली है। मैं चीजों को ऐसे ही आगे बढ़ने नहीं दे सकता। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें अपना गिल्ड बनाना ही होगा। वहीं हो सोच रहा था कि अगर उन्होंने एस रैंक हंटर्स को जोड़कर गिल्ड बना भी लिया तब भी इसमें रिस्क है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा था, वो नोटिस करता है कि जो भी वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता है अब वो काउंट नहीं हो रही है, और जो पहले उसे लूट बॉक्स मिला था अब वो ऑप्शन में भी नहीं है। तो वो एक रेगुलर लूट बॉक्स ही निकालता है इस उम्मीद में कि उसे कुछ अच्छा सा मिल जाएगा, पर उसमें से उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है। तब भी सॉन्ग को भी वही मैसेज आता है, तो उसका स्टूडेंट उससे पूछता है कि वो अभी तक रिटायर क्यों नहीं हुआ। ये सुन के सॉन्ग को वही डबल डंजन्स याद आते हैं। तुम सच कह रहे हो, एक बुजुर्ग आदमी जिसका एक हाथ भी कट चुका है वो भला क्या कर सकता है। तब भी उसका स्टूडेंट माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। सॉन्ग कहता है कि उसके प्रॉमियर्स तो अब खत्म हो गए हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कुछ समय में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। दूसरी तरफ हमें एक बच्चे को खेलते हुए देखते हैं जिसका डरपोक बाप किम उसे देख रहा था। उससे भी वही नोटिफिकेशन आती है और उसकी बीवी उसे याद दिलाती है कि पिछली रेस से वो बड़ी मुश्किल से जिंदा वापस आया था, तो अब उसे सड़े गले इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं। जब बाइक अपनी सारी भड़ास निकाल लेता है, चोई उसे बताता है कि यूजन कंस्ट्रक्शन अपना खुद का गिल्ड बनाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बाइक को ये पहले से ही पता था। मुझे सच सच बताओ, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। दूसरी तरफ जूही के रूम में फोन पे उसकी माँ उसे कहती है कि वो हंटिंग के जॉब छोड़ दे क्योंकि वो बस दूसरों के रास्ते में आएगी, इसलिए वो उसे घर वापस आने को कहती है। लेकिन ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। आप मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कीजिए, और फोन काट देती है। वो रोते हुए सोचने लगती है कि क्या वो सच में बस दूसरों के रास्ते में आती है। तभी उससे हंटर एसोसिएशन से वही सेम मैसेज आता है। दूसरी तरफ चा चोई के पास जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बाइक दिखाई देता है। ऑफिस में जाकर चा उससे बताती है कि जब वो ट्रेन कर रही थी उससे यूजिंग कंस्ट्रक्शन के एक मेंबर ने कांटेक्ट किया था। वो शायद एक नया गिल्ड लॉन्च करने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि चा उनके गिल्ड की मास्टर बने। अगर तुम मुझे ये सारी चीजें बता रहे हो, इसका मतलब तुमने उन्हें मना कर दिया है। ये सारी बातें बताने के लिए शुक्रिया। इसके बाद चा उससे पूछती है कि मिस्टर बाइक यहाँ क्या कर रहे थे। चोई बाइक से पूछता है कि वो जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचता है। जब से वो रेड फेल हुई थी, उस आइलैंड को सील कर दिया गया है और बस दूर से ही वहां पर नजर रखी जाती है। हर साल वहां की अपडेट लोगों को दी जाती है। लोगों के दिलों में अभी भी वहां का डर बैठा हुआ है। चाहे दुनिया मुझे वेपन ऑफ ह्यूमैनिटी कहती हो, पर मैं उस आइलैंड के बारे में कभी नहीं भूल सकता। वहां जो हुआ था, मैं जल्दी उस आइलैंड को क्लियर करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी और क्रू की मदद चाहिए होगी, और साथ ही पब्लिक ओपिनियन भी हमारी तरफ होना चाहिए, इसलिए मैंने वो इंटरव्यू भी रखवाया था। ये सारी बातें सुन के बाइक की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जब उस साइलेंट पर उसका एक टोस्ट मारा गया था, वहीं किसी अंधेरी जगह पर एक आदमी किसी से कह रहा था कि वो उन्हें मार डाले। दूसरी तरफ जिनके घर में उसकी बहन हैरान हो रखी है कि वो इतना बिजी कैसे रहने लगा है, क्योंकि पहले तो हर गेट से बाहर आने के बाद उसे हफ्तों लग जाते थे रिकवर करने में, और उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी ट्रेनिंग का कमाल है। जिन वो वहां से अपने रेड पर निकल जाता है, पर वो अपना एक भी गियर लेकर नहीं जाता। किसी और जगह हम सॉन्ग को देखते हैं। मैं एक सवार्च मैन हूँ, पर मेरी अवेकन्ड एबिलिटीज कोई भी फिजिकल तरीके से मुझे इंप्रूव नहीं करती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग की, लेकिन एक गंजन में इसका कोई काम नहीं बचा। तभी अचानक से उसके सामने जिन्वू आ जाता है। वो नोटिस करते हैं कि जिन्वू पहले से काफी अलग दिख रहा है। वो उसे बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में उठा, उसके टांग वापस से जुड़ी हुई थी। तो सॉन्ग को लगता है कि शायद हाई रैंकिंग हीलर्स ने उसे हील कर दिया होगा, लेकिन सॉन्ग उतना लकी नहीं था। वो जब गेट के पास पहुंचते हैं, वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये बिल्कुल रीयूनियन जैसा है, कि बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था और वो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाता। उस भयानक दिन को जो सर्वाइव कर पाए, उसमें से 5 सर्वाइवर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उससे समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। जो ही जिन्वू को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वो पहले से काफी बदल गया है। तब भी वहां कुछ कैदी आ जाते हैं और वो जोही के साथ उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, पर उनके साथ कैंग भी है जो उन्हें डांट के चुप करा देता है। ऑफिशियल उन्हें बताती है कि ये क्रिमिनल्स हैं जो यहाँ पर अपनी सजा को कम करवाने आए हैं। वो उन्हें यकीन दिलाती है कि ये क्रिमिनल्स कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे, पर अगर वो ऐसा कुछ ट्राई भी करते हैं तो उनके साथ कैंग जा रहा है जो कि एक बी रैंक हंटर है। तो अगर वो कुछ भी करते हैं तो वो तीनों सी रैंक क्रिमिनल्स को आसानी से संभाल लेगा। जिन्वू जूही से कहता है कि वो साथ में ना आए, लेकिन जूही नहीं मानती। सभी क्रिमिनल्स को फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद कैंग जाकर बाकी से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि वो क्रिमिनल्स को हैंडल कर लेगा। जिन्वू सॉन्ग को लीडर बनने को कहता है। इसके लिए सॉन्ग उसका शुक्रिया करता है और उससे कहता है कि वही एक वजह है कि इतने सारे लोग उस डंजन से जिंदा वापस आ पाए। वही किसी वजह से कैंग जिन्वू को घूर रहा था। इसके बाद वो सभी लोग डंजन में चले जाते हैं, जहां तीनों प्रिजनर्स आसानी से सभी गॉबलिन्स को मारने लगते हैं। कुछ देर में ही वो सभी गॉबलिन्स को मार गिराते हैं और सॉन्ग जिन्वू की इंप्रूवमेंट को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जूही भी कहती है कि ये कमाल की बात है कि अभी तक जिन्वू को चोट नहीं आई है और वो उम्मीद करती है कि आज किसी को भी उसकी जरूरत ना पड़े। वहीं सॉन्ग उसका ऑरा देखते हैं। इसका ऑरा बिल्कुल ही बदल गया है। आगे जाने पर उन्हें 3 अलग अलग रास्ते दिखते हैं। कैंग कहता है कि ये मिशन काफी आसान लग रहा है, तो उन्हें 3 ग्रुप्स में बढ़ जाना चाहिए, जिसके लिए सॉन्ग मान जाते हैं। कैंग कहता है कि वो सारे क्रिमिनल्स को लेकर राइट वाले गेट में जाएगा, बाकी लोग अपना देख सकते हैं। वहीं जिन्वू को अपनी परसेप्शन से पता लग जाता है कि कौन सा रास्ता उन्हें बॉस की तरफ लेकर जाएगा, तो वो सॉन्ग को कहता है कि उन्हें लेफ्ट वाले रास्ते में जाना चाहिए और किम एक हंटर के साथ बीच वाले रास्ते में चला जाता है। वहीं किम
किम जब मॉन्स्टर से लड़ रहा था वो कहने लगते हैं कि इस मिशन को कंप्लीट करने पर वो जिनवू से जाकर माफी मांगेगा, क्योंकि भले ही उसने जो किया था वो अपनी फैमिली के लिए था, लेकिन इससे उसकी गलती ठीक नहीं हो जाती। वो बंदा पूछता है कि क्या वो उन्हें माफ करेगा? जो हमने किया है उसके लिए हमें कोई माफ नहीं कर सकता, लेकिन माफी मांगना हमारा फर्स्ट है। दूसरी तरफ सारे प्रिजनर्स ने गॉब्लिन्स को मार दिया है। कैंग उनसे पूछता है कि अगर ये सब ह्यूमंस होते क्या तब भी वो लोग इन्हें मार देते? वो कहते हैं कि ह्यूमंस और इनमें जरा भी फर्क नहीं है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां किसी आदमी की बेटी को उन 3 लोगों ने असॉल्ट किया था, जिसकी वजह से उसने खुद की ही जान ले ली। और वो आदमी गुस्से में है क्योंकि कुछ सालों में ही वो सारे कैदी जेल से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ऊपर से वो हंटर्स हैं तो वो रेड्स को ज्वाइन करके अपनी सजा को और सादा कम करवा लेंगे। इसलिए वो आदमी 3 मिलियन लेकर आया है जो कि वो कैंग को देना चाहता है उन तीनों कैदियों की जान लेने के लिए। वहीं प्रेजेंट में वो उनसे कहता है कि यहाँ से जाने के बाद मैं सर्विलांस टीम को बता दूंगा कि हमें 100 गॉब्लिन्स मिले थे जिन्होंने तुम्हें मार डाला। कुछ देर में ही किम और उसका साथी भी पहुंच जाता है, जहां वो देखते हैं कि कैंग ने 2 कैदियों को मार दिया है। कैंग उन प्रिजनर से कहने लगता है कि उससे कहा गया है कि वो इन तीनों को टॉर्चर करके मारे। तब वो देखता है कि वहां किम पहुंच गया है, तो वो सबसे पहले उस प्रिजनर को मार देता है और उन 2 गवाहों को मारने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिनको याद है कि कैंग उससे हॉस्पिटल में मिलने आया था और बस उम्मीद करता है कि वो उसे भूल चुका हो, तो भी उन्हें चीखने की आवाज आती है और जब वो सभी भागते वहां पहुंचते हैं उन्हें क्रिमिनल्स की डेड बॉडी दिखती है। किम का साथी भी मारा जा चुका है और वो देखते हैं कि किम की हालत काफी ज्यादा बुरी है। जो ही उसे हील करने लगती है, पर उसके जख्मों को देखकर सॉन्ग समझ जाता है कि उसकी ये हालत किसी मैजिकल बीस्ट ने नहीं की है। वो वेपन काफी ज्यादा शार्प था और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उस वक्त कैंग जूही को मारने की कोशिश करता है, पर जिनवू बीच में आकर उसे बचा लेता है। उसकी स्पीड को देखकर कैंग भी इंप्रेस हो जाता है और सॉन्ग समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी का किया हुआ है। तुम तो हंटर एसोसिएशन के लिए काम करते हो ना, तो भला ये सब क्यों कर रहे हो? उन प्रिजनर्स ने तुम पर हमला करके तुम सभी को मार दिया, पर वो लोग मुझे मार नहीं पाए, इसलिए मैं ही सिर्फ सीधा बाहर गया। कैसे लगी मेरी कहानी? सॉन्ग जिनवू को पीछे रहने को कहता है क्योंकि उससे नहीं लगता कि वो उससे लड़ पाएगा और वो खुद उससे लड़ने के लिए आगे जाता है, ये जानते हुए कि कैंग भी रैंक है उससे एक लेवल ऊपर। जो ही अपने मैजिक से सॉन्ग की फिजिकल एबिलिटीज को बफ कर देती है और वो अपने सोर्ड्समैनशिप का यूज करके कैंग को हराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कैंग उसके हर अटैक को डॉज करता जाता है। जिन वो भी उनकी लड़ाई को देख रहा था और वो समझ जाता है कि सॉन्ग भले ही अभी उससे टक्कर दे रहे हैं, पर कैंग को हराने के लिए उनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। कैंग लड़ाई के दौरान उसे घायल करने में कामयाब होता है, पर उसे ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि जूही तुरंत ही उसके जख्म को हील कर देती है और वो सबसे पहले जूही को मारने का डिसाइड करता है, पर वहां सॉन्ग आकर उसे रोक देता है। सॉन्ग कहता है कि उसने एस रैंक हंटर्स को ट्रेन किया है तो वो उससे नहीं हारने वाला। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम्हारी ये नई ताकत बस टेम्परेरी है और एक जादूगर कभी भी एक असासिन को नहीं हरा सकता। और वो उसके ऊपर लगातार हमला करके सॉन्ग को मौत के करीब पहुंचा देता है। क्योंकि अब जूही की पावर्स भी खत्म हो गई थी, वो उसे हील नहीं कर पाती और क्योंकि उसे मारने जाने लगता है, तभी कैंग अपने फेयर मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे वो बच जाता है। तुम जानबूझकर एक स्वॉर्मन की तरह लड़े ताकि मैं भूल जाऊं कि तुम एक जादूगर हो। तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था, वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां जिनवू आ जाता है। तुम फिर से बीच में आ गए। आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। ये नामुमकिन है। अगर तुम ई रैंक हंटर होते तो मेरे अटैक को कभी नहीं रोक पाते। तुम अपनी ताकत को छुपा रहे हो, यानी तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कैंग को भी याद आता है कि वो जिनवू से हॉस्पिटल में मिलने गया था। उस वक्त मना रीडर ने सिर्फ 10 दिखाया था, यानी उसकी सेकंड अवेकनिंग बाद में हुई है। लेकिन इससे एक बात क्लियर नहीं होती कि वो डबल डंजन कैसे सर्वाइव कर गया। लेकिन इससे अब कैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे मारने के लिए तैयार हो जाता है। जिनवू उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। कैंग कहता है कि वो तो बस वही कर रहा था, मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तुमने मिस्टर किम और उन्हें क्यों मारा? तुम आसानी से उन्हें मार सकते थे, पर तुमने जानबूझकर उन्हें भी टॉर्चर किया। तुम्हें इन सब चीजों में मजा आता है ना? इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जब वो उस लड़की के पिता से बात कर रहा था। मुझे बड़े बड़े गिल्ड से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं, पर मैं जानबूझकर थोड़े पैसों के लिए हंटर एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ, क्योंकि बीस्ट को मारने से ज्यादा लोगों को मारने में मजा आता है। वहीं प्रेजेंट में जिनवू और कैंग की लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों की स्पीड को देखकर जूही और सॉन्ग हैरान हो जाते हैं। लड़ते वक्त कैंग को पता लग जाता है कि उनकी बिल्ड लगभग सिमिलर है, लेकिन हाई रैंकिंग अपोनेंट से लड़ने का एक्सपीरियंस उसके पास काफी है। वो इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर फाइट को कंट्रोल करने लगता है। तब भी जिनवू उससे कहता है, क्या तुम अपने ब्लड लस्ट को थोड़ा कम कर सकते हो? लेकिन अब इसके लिए देर हो चुकी थी। उसके सिस्टम को पता लग गया है कि कोई उसकी जान लेना चाहता है और पिछली बार की तरह उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे एनिमी की जान लेनी होगी। जिनवू अचानक से ही किसी डार्क पावर में घिरने लगता है और कैंग हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि इस लड़ाई में उसका पलड़ा भारी होगा। तभी जिनवू अपनी पूरी स्पीड का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है और कैंग देखता है कि उसके वेपन में जहर लगा हुआ था। वो लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन कैंग के पास अभी भी एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसने लास्ट के लिए बचा कर रखी है। वो अचानक ही वहां से गायब हो जाता है। ये एक स्टेल्थ स्किल है जिससे ना ही कोई देख सकता है ना सुन सकता है। सिर्फ कुछ लोगों के पास ये स्किल है और दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि उनमें से मैं भी एक हूँ। कैंग जिनवू को ख्याल कर देता है और बाकियों से कहता है कि चुपचाप वहीं खड़े रहें और अपनी
अपनी बारी का इंतजार करें। कैंग को लगता है कि अपने इंजर्ड पैर के साथ अब जिनवू कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे सदमा तब लगता है जब जिनवू की इंजरी इंस्टेंटली हील होने लगती है। ये भला कैसे हो सकता है? आज तक मैंने एक भी कॉम्बैट हंटर नहीं देखा जो हीलिंग मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता हो। वही जिनवू उससे कहता है, मेरी एक और इमोशन खत्म हो गई है, तुम्हारे जैसे इंसान को मारने के लिए मुझे गुस्सा भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के कैंग समझ जाता है कि जिनवू ने पहले भी किसी इंसान की जान ली है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसे बहुत कम समय में बहुत मुश्किल डिसीजन लेने पड़े हैं, इसलिए सिर्फ उसका अपीयरेंस नहीं बल्कि पूरा ऑरा ही बदल चुका है। कैंग फिर से उसी एबिलिटी का यूज करके जिनवू के ऊपर हमला करने लगता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिनवू उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा है। उसकी ब्लड लस्ट को सेंस करके धीरे धीरे वो और भी ज्यादा मजबूत मॉन्स्टर से लड़ते हैं और देखता है कि जिनवू अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसकी स्टेल्थ स्किल काफी ज्यादा उपयोगी है और उसकी डेथ स्किल भी लेवल अप हो जाती है। उससे कई सारी नई स्किल्स भी मिलती हैं। जिनवू का उपयोग वो एक वुल्फ मॉन्स्टर पर करता है। उसे कई सारी कमाल की स्किल्स मिली हैं, लेकिन अभी उसके पास इतना अनुभव नहीं है कि वो उन्हें ठीक से इस्तेमाल कर सके। इसलिए वो निर्णय करता है कि अब से वो अपनी बौद्धिक क्षमता पर काम करेगा। मैं अभी ए और बी लेवल के बीच में हूँ, क्या मुझे डेमन कैसल में जाना चाहिए? तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो आवश्यक लेवल तक पहुंच गया है और इसलिए उसे जॉब चेंज क्वेस्ट दिया जा रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में वहां के मैनेजर को एक बंदा सी गेट्स के बिकने की रिपोर्ट देता है। 150 मिलियन। कौन दुगने पैसे दे रहा है सी रैंक गेट्स के? ये कोई नई स्ट्राइक टीम आई है जो धरुधर के हंटर्स को इकट्ठा करके सी रैंक गेट्स को क्लियर कर रही है। लगता है कोई अमीर बाप के वंशज हंटर खेल रहा है। एक सेकंड, संजिनवू? ये नाम तो डबल डंजन्स के वक्त भी आया था। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। दूसरी तरफ जिनवू और हो एक और गेट को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं जहां सॉन्ग उसे घूर रही थी, लेकिन जिनवू के पूछने पर वह शर्मा जाती है। जिनवू 3 खतरनाक डिजास्टर्स को सर्वाइव करके आया है और जब भी ऐसा हुआ है वहां कई लोगों की जान गई है, लेकिन वह हमेशा ही जिंदा वापस आया है। इस चीज की एक ही व्याख्या है, रीअवेकनिंग। आज जिनवू को रिक्रूट करने के लिए वहां से चला जाता है। जब वह उस पोर्टल के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पिकनिक चल रही है। फिर भी उनके सामने सॉन्गी आ जाती है और उनसे कहती है कि वे यहाँ से दूर रहें, यह जगह खतरनाक है। और उनके पूछने पर वह बताती है कि वह एक हंटर है और इस स्ट्राइक टीम का हिस्सा है। एक सेकंड, इसका मतलब वह अकेला ही अंदर गया है। लगता है इस बार मेरे हाथों में बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। इसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में डंजन्स क्लियर करके जिन बाहर आ जाता है। वो उसे कहता है कि कल वह बिजी है तो किसी भी रेट पर नहीं आ पाएगा। उन्हें जो 3 गेट्स को रिजर्व करके रखा था उन्हें होल्ड करने का निर्णय करता है। दूसरी तरफ हमें एक अजीब सा सीन देखते हैं और जोई उस भयानक सपने से जाग जाता है। वह कुछ पिपर्स को देखता है। जेजू आइलैंड पर जाने का समय लगभग हो चुका है। रात को आंजन से मिलने जाता है और खुद को व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर के रूप में परिचित कराता है। वह जिन को ऑफर करता है कि जो भी उसे यूजन कंस्ट्रक्शन पर कर रहे हैं वह उसका डबल पे करेगा अगर वह व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करता है। आन को पूरा यकीन है कि जिन एक सी रैंक है तो वह उसकी ऑफर को कभी मना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जिन उससे पूछता है व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग की कीमत क्या होगी? 50 बिलियन। यो जिन कंस्ट्रक्शन मुझे 30 बिलियन की बिल्डिंग दे रही है और वह सबूत भी दिखा देता है। बिना अपने सुपीरियर से बात किए मैं हमारी बिल्डिंग को ऑफर में नहीं दे सकता, तो हमारी आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। जिन वहां से जाने लगता है मैंने जल्दीबाजी कर दी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तभी अचानक वह गायब हो जाता है। परान देखता है कि उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा है। इससे वह समझ जाता है कि जिनके पास स्टेल्थ स्किल है और इसलिए वह उसे इतना पैसा दे रहा है। जिन उसे पीछे घूमने से मना करता है। मुझे तुम्हारे बारे में तब पता चला जब मैं सी रैंक गेट्स के बायर के बारे में देख रहा था। तुम्हारे अलावा और कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा सेक्रेटरी। अगर किसी और को पता चला तो तुम दोनों मेरे पहले शिकार होंगे। जिन वादा करता है हमारे अलावा यह किसी को नहीं पता लगेगा। इसके बाद वह उसके सामने आता है। लगता है यह सी रैंक गेट्स को खरीदने की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ समय तक उसे ऐसा ही करना होगा। मैं समझ सकता हूँ, पर हमें नए बंदों को ट्रेन करने के लिए इसकी जरूरत है। चलो एक डील करते हैं। हमारे पास अभी 3 सी रैंक गेट्स हैं। मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, पर तुम्हें हर गेट्स के लिए 300 मिलियन देने होंगे। ये सुनकर वह खुश हो जाता है। प्लीज आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं? 200 मिलियन के लिए जिन तुरंत मान जाता है और दोनों की डील पक्की हो जाती है। जाने से पहले वह आन को कहता है कि अपनी आंखें बंद करे और मुंह खोले। वह उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है। मुझे तुम पर यकीन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। उसका असिस्टेंट पूछता है यहाँ हुआ क्या? जितना मैंने सोचा था ये चुनौती उससे भी बड़ी है। बाद में वो पुष्टि कर देता है कि उसे 600 मिलियन करना पड़ा। हम तो इन गेट्स को वैसे भी छोड़ने वाले थे, आपने इनके 600 मिलियन कैसे ले लिए? पर जिनवू कहता है कि यह एक सीक्रेट है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में ऑन को पता चलता है कि जिनवू ने उसे छूना लगा दिया, क्योंकि अब कई सारे सी रैंक गेट्स हैं जो कि 70 मिलियन से भी नीचे बिक रहे हैं। जिनवू उसे एक मैसेज भेजता है, यह मेरे ऊपर नजर रखने के लिए था, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। ऑन समझ जाता है कि उसे जिनवू से कोई बकाया नहीं लेना चाहिए, पर उसे इस बात की खुशी भी है कि उसे अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। वही जिनवू कहीं जा रहा है ताकि पता लगा सके कि यह जॉब चेंज क्वेस्ट आकर है या नहीं, और निर्णय करने के लिए उसके पास पूरा समय है। यानी यह काफी खतरनाक होने वाला है, पर इसका मतलब यह है कि इससे वह और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। तो वह क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसके सामने एक दरवाजा खुलने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना
डेली क्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं किया था, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, और वह गेट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ वह अपने बाप के साथ डिनर कर रहा था, तभी उसका बड़ा भाई भी वहां पहुंच जाता है। डंजन्स के अंदर जिन्वू को पता चलता है कि वहां वह ना तो पोर्शंस का उपयोग कर सकता है, ना ही रिकवर कर सकता है, और बिना क्वेस्ट को कंप्लीट किए वह बाहर नहीं जा सकता, यानी उसे अब बहुत सतर्क रहना होगा। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह एक आर्मर टाइप बीस्ट है और जिन्वू उसे एक झटके में ही मार गिराता है। मजा कर रहा था मैं, उसके अटैक से उस नाइट का कुछ भी नहीं बिगड़ता। जब वह नाइट उसके ऊपर हमला करता है, वह उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाता है। वह फिर से अपने डैगर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यह भी किसी असर नहीं होता। जिन उसके अटैक को डॉज करता रहता है। मैं तुमसे भी पगड़े आर्मर वाले एनिमीज को हराया हूँ। इसके बाद वह उसके साथ वही करता है जो उसने उस स्नेक के साथ किया था और अपने हाथों से ही उसे तोड़ देता है। मैंने एक बार अपनी फेटल स्ट्राइक स्किल वेस्ट कर दी, पर इसके बारे में तुम लोग मुझे ज्यादा नहीं सोचने दोगे, है ना। दूसरी तरफ हो के फादर उसके बड़े भाई से पूछते हैं कि उसके गिल्ड एस्टैब्लिश करने के प्रयास कैसे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जितने भी एसरेक हंटर्स से उसने बात की सबने उसे मना कर दिया। तो वह कहता है कि वह दूसरी कंट्री के हंटर से बात कर रहा है। वह समझ जाता है कि यह उसके लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तब भी जिन संग उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम सीक्रेटली किसी चीज पर काम कर रहे हो, पर मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, मुझे सब पता है। ये सब सुनकर हो चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि जिनसंग उससे ऐसे बात नहीं करता। अगर उसे यह नहीं पता होता कि उसका पार्टनर कितना साधा मजबूत है। दूसरी तरफ डंजन्स में जिन्वू उन सभी नाइट्स को मारता ही जा रहा था। उसे पता है कि उसे जल्द ही आराम करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तभी वह कुछ सेंस करता है और एक और मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है। क्या इसने अभी अभी स्टेल्थ स्किल का उपयोग किया? तभी उसके ऊपर एक मेज हमला कर देता है। आखिर कैसी जगह है? ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पुरानी लड़ाइयां लड़ रहा हूं। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसे अलग अलग एनिमीज के लिए अपनी अलग अलग स्किल्स का उपयोग करना पड़ेगा। अगर वह नाइट्स को हराना चाहता है तो अपनी ताकत का उपयोग करना होगा। स्टेल्थ वाले को मारने के लिए परसेप्शन चाहिए और मेज को हराने के लिए उसे अपनी इंटेलेक्ट का उपयोग करना है। लेकिन जिन्वू ने अपने उस स्टैट को ज्यादा बूस्ट नहीं किया था और उसकी थकावट जाहिर थी। मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ चॉय अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो गया है। वहीं डंजन्स में सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जिन्वू को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें से एक बहुत ज्यादा लाइट वेट आर्मर है और साथ ही कुछ और आइटम्स एंड पॉइंट्स भी मिले हैं। थोड़ा आराम करने के बाद वह आगे बढ़ जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलते ही उसे बहुत खतरनाक ऑनरा महसूस होता है। अंदर किसी तरह का सिंहासन है जिसकी रक्षा के लिए वहां एक नाइट आता है। उसकी प्रेजेंस और ऑनरा से उसे वही डंगन याद आने लगता है और बिल्कुल डबल डंगन वाला ही डर महसूस होता है। उस नाइट का नाम एग्रेस है, जो डार्क रेड कलर में आ रहा था, यानी वो जिनसे कहीं अधिक ताकतवर है। एग्रेस तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है और जिन्वू यह देखकर हैरान हो जाता है कि वो पिलर्स को मोमबत्ती की तरह काट सकता है। वह मॉन्स्टर आसानी से उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और उसकी स्पीड और ताकत के सामने जिन्वू कुछ नहीं कर पाता। वो बस एक बाउंसिंग बॉल की तरह पूरे थ्रोन रूम में इधर उधर टकराता रहता है। इसके बाद हमला करने की जिन्वू की बारी थी। वह अपनी स्पीड का उपयोग करके उसके ऊपर कई बार हमला करता है, लेकिन आखिरकार जब उसका एक अटैक लैंड होता है वह उसके आर्मर को स्क्रैच भी नहीं कर पाता। एग्रेस जब उसके ऊपर हमला करता है वह बड़ी मुश्किल से उसे ब्लॉक कर पाता है, जिससे उसे समझ आता है कि स्पीड में वह लगभग बराबर हो सकता है, लेकिन ताकत में एग्रेस उससे कहीं आगे है। ये बहुत अधिक ताकतवर है। क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? मेरा वेपन तो उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। इसके बाद वह अपने वेपन को इन्वेंट्री में वापस भेज देता है, लेकिन जिन्वू हैरान हो जाता है जब एग्रेस अपने सारे वेपन्स को नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ चॉय चेयरमैन को कॉल करता है और इस ऑपरेशन को अप्रूव करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। तुम अपना ध्यान रखना। मुझे पहले से ही पता है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह मिशन सिर्फ थ्रेट लेवल्स को चेक करने का है। हमें पता लगाना है कि आखिर वह अब कितने ताकतवर है। दूसरी तरफ डंगन में एग्रेस अभी भी उसकी कुटाई कर रहा है। वह भी बिना किसी वेपन के उसे उठाकर दूर फेंक देता है और लात घूंसों की बारिश कर देता है। किसी तरह वह उसके अटैक से बचकर साइड आ जाता है। मैंने उसके सारे अटैक से ब्लॉक कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे 500 एचपी कम हो गए। अगर मेरे पास वह आर्मर ना होता तो पता नहीं क्या होता। मुझे नहीं लगता कि मैं ताकत में इसे हरा पाऊंगा। इसके बाद वह अपनी डैश स्किल का उपयोग करता है। वह अपनी स्पीड का उपयोग करके किसी तरह उसे एक मुक्का मार देता है, लेकिन इसके बाद चाहे जितनी भी कोशिश कर ले एग्रेस हर बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तब एग्रेस उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और हवा से ही जमीन पर पटक देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिन्वू हार नहीं मानता और दोबारा खड़ा होकर उसके ऊपर हमला करता रहता है। उसकी मेहनत आखिरकार काम आती है और वह उसकी गर्दन पर जोर की लात मारता है, लेकिन इससे एग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह और भी बुरी तरह से हमला करने लगता है। वह बिल्कुल उसे वैसे ही मार रहा था जैसे मेरी माता कपड़ों को धोती है। वह उसकी धुलाई करता करता उसे उसी जगह पर फेंक देता है। जिन्वू की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। एग्रेस उसके पास आता है
और अपनी तलवार को संभालकर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जिनवू अपने हाथों से ही उसकी तलवार को रोक देता है। मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। वह उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और अपनी ब्लेड को संभालकर उसकी आंख में हमला करता है। इसके बाद जिनवू अपनी पूरी ताकत लगाकर एग्रेस को पीछे धकेलने लगता है और उसे सीधे दीवार में मारता है। एग्रेस जिनवू का डैगर इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन वह तुरंत उसे वापस अपने हाथों में संभाल लेता है। जिनवू उसकी गर्दन पर हमला करता है, लेकिन वह कट ज्यादा गहरा नहीं था, तो जिनवू अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जितनी भी स्किल्स थी सभी का उपयोग करके उसके ऊपर हमला करता है। आखिरकार वह उस नाइट को हराने में कामयाब होता है। इसके बाद उसे नोटिफिकेशन आती है कि उसने इस लड़ाई को जीत लिया। हमारी ताकत और स्पीड दोनों में ही बहुत साधारण गैप था। मैं तो सिर्फ कल्टी से जीत गया। अगर मैंने एक भी गलती की होती तो मैं मर चुका होता। तब जिनवू को 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक है 1.5 मिलियन गोल्ड, दूसरा एस रैंक हेलमेट है जो एग्रेस ने पहना था। वह डीमन कासल की भी एस रैंक थी, लेकिन इस तरह के गियर तो मुझे पहली बार मिले हैं। वह हेलमेट उसके स्टैट्स को बूस्ट कर देता है और डैमेज को 15% से कम भी नहीं होने देता। उसे एक रूल स्टोन भी मिलता है जो इस स्किल के लिए जरूरी है, और उसका फाइनल रिवॉर्ड एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन है। मैं तो इसे अपनी इन्वेंट्री में भी नहीं रख सकता, तो अब क्यों मिल रहा है ये? जब मैंने बॉस को हरा दिया, क्या जॉब चेंज क्वेस्ट खत्म नहीं हुआ है? तो भी इसके पीछे दर्जन भर पोर्टल्स खुल जाते हैं। इसके बाद उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि जॉब चेंज क्वेस्ट अब शुरू होता है। अब उसे जितनी देर हो सके उतनी देर सर्वाइव करना है ताकि वह एडवांसमेंट पॉइंट्स कमा सके। जितने ज्यादा उसके पास पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी हायर क्लास मिलेगी। उसके सामने नाइट्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चॉय की टीम जेजू आइलैंड के लिए हेलीकॉप्टर पर निकल जाती है। वहीं डंगन में जिनवू उन सब नाइट्स से लड़ता रहता है, लेकिन क्योंकि पोर्टल से मॉन्स्टर्स आते रहते हैं वह काफी थक जाता है। तो वह अपनी स्टेल्थ स्किल का उपयोग करता है और एक जगह चुप हो जाता है। मुझे बस अपनी मना को मेंटेन करना है और मैं जितनी देर चाहूं यहां पर सर्वाइव कर सकता हूं। लेकिन उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है क्योंकि एक मॉन्स्टर उसके स्टेल्थ को तोड़ देता है और अब उसे फिर से उन सबसे लड़ना पड़ता है। लड़ते वक्त एक नाइट उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और एक ही लात में मारने के बाद वह सोचने लगता है कि अब यहां रहना बहुत खतरनाक है। लेकिन जैसे ही वह टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करने जाता है, एक नाइट उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। सब नाइट्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिनवू उन सब नाइट्स से लड़ने लगता है और अब उसके पास बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। सर्वाइव करने का उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इन सब चिमकांटियों को मारना। तो वह फिर से उनकी घुटाई करने लगता है, लेकिन उसकी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है क्योंकि उसकी थकावट बढ़ती ही जा रही है और अब वह न तो स्टेल्थ का उपयोग कर सकता है न ही मर्डरस इंटेंट का। लेकिन वह हार नहीं मानता और उन सबसे लड़ता जाता है। मैं हमेशा से सबसे कम रहा हूं, मुझे पता है कि वहां कैसा लगता है, पर मैंने तब भी कभी हार नहीं मानी। ये पहले से बिल्कुल भी अलग नहीं है और मैं आज भी हार नहीं मानूंगा। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। तब भी मॉन्स्टर्स उससे बात करने लगते हैं। वे कहते हैं कि वह सबसे कमजोर हंटर है। वे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसे हर डंगन में जाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। तब भी उसके सामने जूही और सॉन्ग आ जाते हैं और कहते हैं कि अब उसे आराम की जरूरत है, उसे अब लड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद जिनवू की पुरानी छवि आती है। तुम पहले से बहुत आगे हो, इतना काफी है। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। तुम इतने लंबे और हट्टे कट्टे कब हो गए? लेकिन ये सारे बदलाव सिर्फ ऊपर से हैं। अंदर से तुम अभी भी वही जिनवू हो और आज तुम फिर से मरने वाले हो। तुम हमेशा ही एक ई रैंक हंटर रहोगे। तुम एक ड्रीमर हो जिसे इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में कभी पता ही नहीं लगा। तब भी जिनवू एक नाइट के हमले को डॉज करता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक उनसे नहीं बच पाता क्योंकि एक बड़ा सा नाइट पीछे से आकर उसके सर पर हमला करता है। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। तुम नहीं कहा था ना कि तुम रेडी हो? तुम यही डिजर्व करते हो। क्या मैं सच में नहीं बदला? क्या मैं अब भी वही जिनवू हूँ? तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है। तब उसकी पेनल्टी शुरू हो जाएगी। लगता है लक भी एक स्किल है। लगता है लोग तुम्हें मरने नहीं देना चाहते। चलो फिर दोबारा मिलते हैं। उस नाइट के हमला करने से पहले ही जिनवू पेनल्टी जोन में पहुंच जाता है। अपने स्टेमिना को रिकवर करने के लिए वह कुछ पोटियंस पीता है, लेकिन जब वह हीलिंग पोटियन पीता है तो नोटिफिकेशन आती है कि वह थोड़ा ज्यादा टूट फूट गया है। अगर वह रिकवर होना चाहता है तो या तो नेचुरली हील होना पड़ेगा या लेवल अप करना पड़ेगा। उसी वक्त वही सेंटीपीड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और जिनवू उनसे लड़ने लगता है। जब तक मैं मर नहीं चाहता, ये दर्द सिर्फ मुझे और ताकतवर बनाएगा।